ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम अध्याय 131 हाइबोडोन की शक्ति की पुनः प्राप्ति। कमरे में गूहे ने हाइबोडोन द्वारा तैयार की गई सभी औषधीय जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें एक एक करके मेज पर व्यवस्थित किया। उसकी नज़र धीरे धीरे उसके सामने रखे 10 या उससे ज्यादा शुद्ध सफ़ेद जेड बक्सों पर पड़ी। गूहे ने एक गहरी सांस ली, अपने भीतर की उथल पुथल को दबाया, अपनी उंगलियां फड़फड़ाईं और विशाल ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन पतली हवा से प्रकट हुआ। यह एक धीमी ड्रैगन की दहाड़ के साथ जमीन पर भारी रूप से उतरा। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए गूहे के दिमाग में ज़ोंग ब्रेकथ्रू को परिष्कृत करने की प्रक्रिया और जागरूक होने वाली विभिन्न चीजें कौंध गईं। थोड़ी देर बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी गहरी आंखों में बैंगनी लपटें उठ रही थीं। पफ! एक सूक्ष्म ध्वनि के साथ गूहे की उंगलियों के बीच से बैंगनी लौ की एक किरण निकली। फिर उसने अपनी उंगली को हिलाया और लौ बिजली की गति से प्रकाश की एक किरण में बदल गई और कड़ाही में जा गिरी। जैसे ही लौ कड़ाही में प्रवेश करती है, छोटा शरीर तेजी से फैलता है। बस एक पल में छोटी लौ एक धधकती आग में बदल जाती है, जो कड़ाही के अंदर बेतहाशा जलती है। जैसे ही बैंगनी लपटें उठती हैं, ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन की सतह पर ड्रैगन पैटर्न जीवंत हो जाता है, जो चमकदार सुनहरी चमक उत्सर्जित करता है। धमाका! एक पल के बाद गूहे ने विधिपूर्वक कीमिया के सभी चरणों को पूरा किया, सही और सुचारू रूप से। साफ सुथरे कमरे में सुनहरी कड़ाही हवा में धीरे धीरे घूमती है और इसके भीतर बैंगनी लपटें हिंसक रूप से घूमती हैं। जैसे ही कड़ाही घूमती है, आसपास के स्थान से सूक्ष्म ऊर्जा तरंगों की निरंतर लहरें निकलती हैं। ये ऊर्जा तरंगें कड़ाही पर केंद्रित होकर गोलाकार आकृतियां बनाती हुई धीरे धीरे सभी दिशाओं में फैलती चली गईं। जैसे ही वे दीवारों को छूने वाली थीं, वे चुपचाप विलीन हो गईं। जैसे जैसे समय बीतता गया, कड़ाही के अंदर इसकी अशांत लपटों के साथ आग की शोधन प्रक्रिया में धीरे धीरे एक छोटी लवेंडर गोली का प्रोटोटाइप आकार लेता गया। एक निश्चित क्षण में कड़ाही से अचानक एक गहरी बैंगनी गोली की खुशबू निकली, जो कमरे में भर गई और लंबे समय तक बनी रही। गूहे ने लवेंडर की खुशबू को सूंघते हुए होठों पर मुस्कान के साथ कहा, बुरा नहीं, बहुत चिकना है। गोली की खुशबू ने संकेत दिया कि उच्च स्तरीय गोली आकार लेने वाली थी। हालांकि इस ज़ोंग ब्रेकथ्रू गोली का प्रभाव कुछ हद तक अजीब है, इसे परिष्कृत करने की कठिनाई बहुत अधिक नहीं है, और ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन की सहायता से इसने शोधन समय का कम से कम आधा समय बचाया है। कड़ाही में तैरती बैंगनी गोली को देखते हुए गूहे ने थोड़ा सिर हिलाया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और कड़ाही में बैंगनी लौ अचानक बढ़ गई। एक पल में इसने लवेंडर गोली के प्रोटोटाइप को पूरी तरह से घेर लिया, जिससे तीव्र भस्मीकरण का अंतिम दौर शुरू हो गया। बैंगनी लौ केवल पलक झपकने के लिए ऊपर उठी और फिर जल्दी से कम हो गई। लौ के बुझने के साथ एक अंगूठे के आकार की हल्के बैंगनी और चमकदार गोली दिखाई दी, जो कड़ाही के भीतर घूम रही थी। जिस क्षण लवेंडर की गोली दिखाई दी, एक भयंकर ऊर्जा तरंग उठी गोली के भीतर से, और जैसे ही यह ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन से गुजरी, इसने उसमें से कुछ को रोक लिया। फिर भी इसका बाकी हिस्सा अभी भी घुस गया और सभी दिशाओं में भाग गया। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाता तो ये कमरा तुरंत ढह जाता। तेजी से फैलती ऊर्जा तरंग पर लापरवाही से नजर डालते हुए गूहे ने अपना हाथ हिलाया और एक अदृश्य आत्मा ऊर्जा ने तुरंत कमरे के भीतर एक पारदर्शी ऊर्जा ढाल बना ली। जब ऊर्जा तरंग ने आत्मा ढाल को छुआ तो वे टकरा गए। तुरंत अदृश्य ऊर्जा ढाल एक झील की तरह लग रही थी जब एक बड़ा पत्थर उसमें गिराया गया, जिससे ऊर्जा तरंगों की लहर के बाद लहर उभरने लगी। लहरें धीरे धीरे तीव्र से सूक्ष्म में बदल गईं और थोड़ी देर बाद पूरी तरह से विलुप्त हो गईं। अंतिम ऊर्जा तरंग के विलुप्त होने के बाद गूहे ने आत्मा ढाल को हटा दिया और ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन की ओर अपना हाथ हिलाया। लवेंडर की गोली को कड़ाही से बाहर निकाल दिया गया और आज्ञाकारी रूप से गूहे की हथेली में उतरा। लवेंडर की गोली को पकड़े हुए गूहे ने इसे बारीकी से देखा और मन स्वीकृति के साथ सिर हिलाया। गोली हल्के बैंगनी रंग की थी, बिल्कुल गोल थी और उसमें हल्की चमक थी। इसके अलावा गोली की सतह पर जटिल गैर मानव निर्मित पैटर्न थे, जो रहस्यमय और अद्वितीय डिजाइन की तरह घुमावदार और कलिंग थे। ज़ोंग ब्रेकथ्रू का बारीकी से निरीक्षण करने पर गूहे को इसके भीतर निहित असामान्य शक्ति का स्पष्ट रूप से एहसास हो सकता था, जो सील तोड़ने के लिए मुख्य घटक था। संतुष्ट होकर उसने सिर हिलाया और फिर अपने स्टोरेज रिंग से एक अच्छी जेड बोतल निकाली और ध्यान से ज़ोंग ब्रेकथ्रू को उसके अंदर रख दिया। इन कार्यों को पूरा करने के बाद गूहे ने बची हुई कीमती औषधीय जड़ी बूटियों को देखा, जिन्हें इकट्ठा करने के लिए हाइबोडोन ने कड़ी मेहनत की थी। एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर आ गई क्योंकि उसने इन सभी कीमती जड़ी बूटियों को अपनी स्टोरेज रिंग में डाल दिया। हे, चलो इन जड़ी बूटियों को मेरे कीमिया प्रयासों के लिए एक अतिरिक्त पुरस्कार के रूप में मानते हैं।
अगर नीलामी की जाए तो हेबोडोंग द्वारा तैयार की गई औषधीय जड़ी बूटियों की कीमत कम से कम 1 मिलियन सोने के सिक्कों के बराबर होगी, और उनमें से कुछ को पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता है। गूहे का इन जड़ी बूटियों को हेबोडोंग को लौटाने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार ये हो गया। अपनी स्टोरेज रिंग में सभी जड़ी बूटियां जमा करने के बाद गूहे ने संतुष्टि के साथ उसे थपथपाया। फिर उसने ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन को अपनी स्टोरेज रिंग में रखा, जेड की बोतल को एक तरफ फेंक दिया, अपने कपड़े ठीक किए और कमरे से बाहर चला गया। अल्पविराम। मंद रोशनी वाले गलियारे के ऊपर हेबोडोंग दीवार से टिका हुआ था। उसका बुजुर्ग चेहरा शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां लगातार दीवार पर टैप कर रही थीं, जिससे उसका आंतरिक तनाव और बेचैनी प्रकट हो रही थी। जैसे ही उसे लगा कि समय धीरे धीरे बीत रहा है, हेबोडोंग गलियारे के अंत में कसकर बंद कमरे की ओर देखने के लिए मुड़ा। वह अपनी भौं सिकुड़े बिना नहीं रह सका। एक पल के बाद उसने आह भरी और महसूस किया कि ज़ोंग ब्रेकथ्रू पिल को परिष्कृत करने के लिए सामग्री ढूंढना आसान नहीं था। इन सभी औषधीय जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने में उसे लगभग कई साल लग गए थे। अगर गूहे अपने कीमिया के प्रयास में विफल हो जाता तो संभवतः उसकी अपनी ताकत वापस पाने की इच्छा में देरी होती। अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए हेबोडोंग के सामान्य रूप से शांत चेहरे पर चिंता के निशान दिखने लगे। उसने धीरे से कहा, क्या यह विफल हो सकता है? ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा लापरवाह हो गया हूँ। ज़ोंग ब्रेकथ्रू पिल एक दुर्लभ औषधीय गोली थी और सामान्य छठी कक्षा की गोलियों की तुलना में इसे परिष्कृत करना बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण था। गूहे, एक नव पदोन्नत छठी कक्षा के कीमियागर के रूप में, इसे परिष्कृत करने में उच्च सफलता दर नहीं होनी चाहिए। एक भारी धमाके के साथ हेबोडोंग की मुट्ठी उसकी हथेली से टकराई और उसका भाव बदल गया। एक पल के बाद उसने निराशा में अपना सिर हिलाया और आह भरी, इस बिंदु पर मैं केवल यही उम्मीद कर सकता हूं कि गूहे कुछ चमत्कार ला सकता है, ये देखते हुए कि उसके पास वह अत्यंत भयानक स्वर्गीय ज्वाला है। जैसे जैसे समय बीतता गया, गलियारे का माहौल हर पल के साथ और अधिक तनावपूर्ण होता गया। हेबोडोंग की उंगलियां अधीरता से दीवार पर थपथपा रही थीं। अचानक एक पल में उसकी उंगलियां लड़ने वाली ऊर्जा से घिर गईं और जैसे ही उसने दीवार पर जोर से मारा, उन्होंने एक छेद बना दिया। चलो देखते हैं। उसका मुरझाया हुआ चेहरा हिल गया और हेबोडोंग अब और इंतजार करने की पीड़ा को सहन नहीं कर सका। उसने एक गहरी सांस ली, अचानक मुड़ा और गलियारे में कदम रखने वाला था। जैसे ही हेबोडोंग मुड़ा, उसका शरीर अचानक जम गया। गलियारे के अंदर घूरते हुए उसके चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया। वहां दीवार के सहारे झुके हुए गूहे थे, जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। एक संक्षिप्त विराम के बाद उन्होंने मुश्किल से निगला और उत्सुकता से पूछते हुए आगे बढ़े, ये कैसे हुआ गूहे? क्या ये सफल रहा? गूहे ने कंधे उचकाए, धीरे धीरे अति प्रसन्न हेबोडोंग के पास पहुंचे। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और एक जेड बोतल हेबोडोंग की ओर फेंकी, ये कहते हुए, मैं भाग्यशाली था, इसलिए यह मुश्किल से सफल हुआ। हेबोडोंग अपनी उत्सुकता में लगभग लड़खड़ा गया और काफी अस्त व्यस्त दिखाई दिया, क्योंकि उसने जल्दबाजी में जेड की बोतल प्राप्त की, उसे अपने बच्चे की तरह व्यवहार करते हुए। उसने उसे धीरे से अपने हाथों में थामा और अंदर की बैंगनी गोली को देखा। खुशी और सदमे का मिश्रण उसके बुजुर्ग चेहरे पर छा गया। खुशी ज़ोंग ब्रेकथ्रू पिल को प्राप्त करने से थी, जैसा कि उसने चाहा था, और सदमा गूहे द्वारा इतने कम समय में इसे तैयार करने की उल्लेखनीय उपलब्धि से था। इस युवक के रसायन विज्ञान के कौशल अधिक से अधिक भयानक होते जा रहे हैं। उस पल में हेबोडोंग गूहे का इस तरह से मूल्यांकन करने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही हेबोडोंग ने जेड की बोतल को पकड़े हुए खुश गूहे को देखा, गूहे ने हल्की मुस्कान दी और कहा, हेबो, मैंने सफलतापूर्वक वह तैयार कर लिया है जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। टुकड़े के बारे में क्या? हेबोडोंग क्षण भर के लिए अचंभित रह गया और जल्दी से अपने आप को अपने उल्लासपूर्ण मूड से वापस लाया। उसने अपने होंठ चाटे, अपनी आंखें घुमाई और कुछ हद तक शर्मिंदगी भरे भाव के साथ उसने कहा, अच्छा गूहे, तुम बहाने बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, है ना? हेबोडोंग के व्यवहार को देखकर गूहे ने अपनी भौं को थोड़ा सिकोड़ा और एक फीकी आवाज में कहा, हे अच्छा तुम देखो। अपने चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव के साथ हेबोडोंग ने गूहे की ओर अपने हाथ में जेड की बोतल उठाई। वह अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा, गूहे, कृपया मुझे दोष मत दो। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि ज़ोंग ब्रेकथ्रू पिल वास्तव में कैसी दिखती है। मैं केवल नुस्खा से जानता हूं कि यह बैंगनी होना चाहिए। तो मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझे ये पुष्टि करने के लिए इसे लेने देंगे कि क्या ये वास्तव में सील तोड़ने में मेरी मदद करता है। अगर यह वास्तव में काम करता है तो मैं आपको टुकड़ा भेंट करूंगा और अपनी माफ़ी मांगूंगा। सच में हेबोडोंग की अपनी चिंताएं थीं। जब वह रेगिस्तानी शहर में रह रहा था तो उसने गूहे के कारनामों के बारे में सुना था। वह जानता था कि गूहे हाल ही में छठी कक्षा के कीमियागर के रूप में आगे बढ़ा था और उसके वर्तमान कीमिया कौशल स्तर को देखते हुए ज़ोंग ब्रेकथ्रू पिल की शिल्पकारी कठिनाई काफ़ी थी। फिर भी
केवल आधे दिन के भीतर गूहे ने इसे सफलतापूर्वक तैयार कर लिया था। इसने हैबोडोन को चकित कर दिया, लेकिन साथ ही उसे गोली के बारे में कुछ संदेह भी हुए। दुर्भाग्य से ज़ोंग ब्रेकथ्रूपिल के महत्व को देखते हुए उसे सतर्क रहना पड़ा। अगर उसने गूहे को वह टुकड़ा दिया और गोली में समस्या थी तो वह काफ़ी नुकसान में होगा। वह कुछ हद तक गूहे के चरित्र से वाकिफ था, लेकिन वह सतर्क रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। बूढ़े हाय, अगर तुम इस तरह बहाने ढूंढते और देरी करते रहोगे तो ये जियामा साम्राज्य के शीर्ष 10 शक्तिशाली लोगों में से एक के व्यवहार से मेल नहीं खाता, गूहे ने जवाब दिया। मुझे याद है कि तुम, बूढ़े हाय, उस समय इतने गणनात्मक नहीं थे। गूहे की पतली उंगलियों ने उसकी आस्तीन पर धूल के एक कण को हल्के से झाड़ दिया। उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक उदासीन हो गई। उसने आगे कहा, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है और बदले में मुझे बस एक टुकड़ा और एक मौखिक वादा मिला है। बताओ, मैंने कुछ खोया या पाया? हैबोडोन के चेहरे पर शर्मिंदगी की झलक दिखाई दी। थोड़ी देर बाद उसने हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि मैं थोड़ा मान कर रहा हूँ, लेकिन निश्चिंत रहो, मैं कभी भी कोई कृतघ्न काम नहीं करूँगा। अगर ज़ोंग ब्रेकथ्रूपिल का थोड़ा भी असर होता है तो सील को तुरंत हटाने के बजाय मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। ये आखिरकार ज़ोंग ब्रेकथ्रूपिल है जिसे सम्मानित अल्केमिस्ट गूहे ने व्यक्तिगत रूप से तैयार किया है। क्या आपको इस पर भरोसा नहीं है? हे। ओह, ये सुनकर गूहे ने कुछ हद तक अजीबोगरीब हैबोडोन की ओर देखा। उसका माथा थोड़ा सिकुड़ा हुआ था। कुछ समय बाद उसने अपना हाथ हिलाया और एक निराशाजनक लहजे में उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे अनुरोध के साथ चलूंगा, लेकिन याद रखना ओल्ड हाई, यह मेरी आखिरी रियायत है। गूहे ने हैबोडोन की चिंताओं को समझा, लेकिन उसे मिल रहे संदेह से थोड़ा असंतुष्ट महसूस किया। हे, मेरी परेशानी को समझने के लिए धन्यवाद, हैबोडोन ने जवाब दिया। गूहे की सहमति सुनकर हैबोडोन के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान दिखाई दी। उसने जैड की बोतल को अपनी स्टोरेज रिंग में सावधानी से रखा और फिर गूहे से कहा, गूहे, कृपया मेरे साथ भूमिगत कक्ष में चलो। अगर बाद में सील वास्तव में टूट जाती है तो ये भूमिगत कक्ष ऊर्जा के रिसाव को रोक देगा और अनावश्यक परेशानी से बचने में मदद करेगा। गूहे ने जवाब में सिर हिलाया, लेकिन कहा, एक पल रुको। फिर वह छोटी सी दुकान के बाहर गया और एक छोटी लड़की को सियान कमल के मंच पर ध्यान करते हुए देखा। उसने उसे परेशान किए बिना स्वीकृति में सिर हिलाया और कमरे में वापस आ गया। चलो चलते हैं। इस समय गूहे को हैबोडोन से ज़्यादा कुछ कहने का मन नहीं था। उसने अपने चेहरे पर एक ठंडा भाव रखा और हैबोडोन को आगे बढ़ने का इशारा किया। ठीक है। गूहे के वर्तमान व्यवहार को देखकर हैबोडोन को उसकी असंतुष्टि समझ में आ गई। वह केवल हंस सकता था और आज्ञाकारी ढंग से आगे बढ़ सकता था। हैबोडोन के पीछे पीछे गूहे ने अपने सामने तेज कदमों से चल रहे बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। एक पल की खामोशी के बाद उसने अंदर ही अंदर आह भरी। ऐसा लग रहा था कि कई सालों तक बंद रहने के कारण हैबोडोन की आत्मा खत्म हो गई थी। वह अब बर्फ का सम्राट नहीं रह गया था जो कभी दृढ़ निश्चय से भरा हुआ था और तुच्छ मामलों से मुक्त था। हालांकि ये स्वाभाविक ही था। जिस किसी को भी अपनी शक्ति के चरम पर इस तरह का झटका लगा हो, वह शायद निराश हो जाएगा। अचानक गूहे को जियाओ यान का ख्याल आया। मूल कार्य में जियाओ यान ने अपनी महिमा के चरम का अनुभव किया था, केवल अपनी साधना में पिछड़ने के लिए और दूसरों द्वारा उसे बेकार करार दिए जाने के लिए, 3 साल तक अवमानना सहन करने के लिए। हैबोडोन की तुलना में जियाओ यान का चरित्र बहुत मजबूत था। कम से कम वह 3 साल के अपमान के आगे नहीं झुका, अंततः खुद को संभाल लिया। यदि मूल कहानी में उनके अनसुलझे मुद्दे नहीं होते तो गूहे शायद जियाओ यान को अपना शिष्य बनाने पर विचार करता। लेकिन अपना सिर हिलाते हुए और इन विचारों को दूर करते हुए गूहे हैबोडोन के साथ चलता रहा। उसने अपने होंठ काटे और हैबोडोन की पीठ को देखा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने खुद से कहा, बूढ़े हाय, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अगर तुम ऐसा करते हो तो मुझे हमारी पिछली दोस्ती को याद न रखने के लिए दोष मत देना। ... हालांकि गलियारा बहुत लंबा नहीं था, लेकिन इसका घुमावदार रास्ता कुछ हद तक अप्रत्याशित था। जैसे जैसे वे कई मोड़ों से हैबोडोन का बारीकी से पीछा करते गए, नीरस परिवेश ने थोड़ी थकान पैदा करना शुरू कर दिया। हालांकि गूहे की मजबूत मानसिक शांति ने उसे असहनीय महसूस करने से रोक दिया। उसे बस थोड़ा घुटन महसूस हुई। गलियारे में मंद रोशनी थी, हर दर्जन मीटर पर एक मंद चमकती लालटेन रखी हुई थी। इस शांत वातावरण में दोनों ने चुप्पी बनाए रखी। एकमात्र ध्वनि उनके कदमों की मंद प्रतिध्वनि थी जब वे लंबे गलियारे से नीचे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद यह एक भयानक एहसास देने लगा। हालांकि गलियारा सीधा दिखाई दे रहा था, गूहे को यह आभास हो गया कि वे नीचे उतर रहे हैं। इस दमघोंटू वातावरण में लगभग 20 मिनट तक चलने के बाद हैबोडोन अचानक रुक गया और गूहे की ओर मुड़ा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, हम यहाँ हैं। हैबोडोन को पीछे देखते हुए गूहे ने अपनी निगाह आगे बढ़ाई।
लालटेन की मंद रोशनी के नीचे उसने अपनी दृष्टि की रेखा के अंत में एक मोटा लोहे का दरवाज़ा देखा। दरवाज़ा अंधेरा और भयावह था, जिससे भारीपन का एहसास हो रहा था। जब उसने लोहे के दरवाजे को देखा तो हैबोडोन के कदम स्पष्ट रूप से तेज हो गए। एक पल के बाद वह दरवाजे पर पहुंचा और उसके सामने एक काले लोहे के शेर के सिर को घुमाया। चरमराहट की आवाज़ के साथ दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और एक चमकदार रोशनी अंदर से चमकी। ठंडे भूमिगत कक्ष में जैसे जैसे हैबोडोन धीरे धीरे साधना की अवस्था में प्रवेश करता गया, वातावरण में शांति बढ़ती गई। शांत वातावरण लगभग आधे घंटे तक बना रहा, लेकिन फिर एक भयंकर ऊर्जा तरंग ने उसे तोड़ दिया। बर्फीले मंच पर हैबोडोन, जो चुप था, अचानक हिंसक रूप से हिलने लगा। उसके शरीर से भयंकर ऊर्जा तरंगें तेजी से फैलीं, जिससे आसपास की मेज़ें और बर्फ के खंभे टूट गए। तेजी से आती ऊर्जा तरंगों को देखकर गूहे के विचार बदल गए। उसने बैंगनी ज्वाला वाली क्यूई ऊर्जा ढाल को बुलाया, जो तुरंत उसके शरीर की सतह पर दिखाई दी। चिलचिलाती बैंगनी लपटों ने फैलती ऊर्जा तरंगों को जला दिया, उन्हें शून्य में बदल दिया। बर्फ के मंच पर हैबोडोन अपने द्वारा किए गए विनाश से अनजान लग रहा था। उसका शरीर एक पल के लिए हिंसक रूप से कांप उठा और फिर उसके वृद्ध चेहरे पर एक भयानक काली ऊर्जा तेजी से उसके माथे पर इकट्ठी हो गई। एक पल के बाद उसके माथे पर काली ऊर्जा का एक हल्का चमकता हुआ सर्प पैटर्न बन गया। ये पैटर्न हैबोडोन के माथे के ऊपर कुंडलित हो गया, उसके भीतर बढ़ती क्यूई ऊर्जा को सील कर दिया। जिस क्षण सर्प पैटर्न दिखाई दिया, हैबोडोन की गर्दन के चारों ओर की हल्की बैंगनी ऊर्जा धीरे धीरे कुंडलित होने लगी और पलक झपकते ही इसने भयानक काली ऊर्जा वाले सर्प से संपर्क किया। इन दो तीव्र ऊर्जा स्रोतों की टक्कर ने ऊर्जा तरंगों की पिछली लहरों को जन्म दिया था। हैबोडोन के माथे पर बैंगनी ऊर्जा और गहरे हरे रंग का सर्प पैटर्न एक दूसरे से टकराते रहे। दोनों से निकलने वाली मंद रोशनी उसके चेहरे पर एक अजीब सी झलक पैदा कर रही थी। उसके मस्तिष्क के इतने महत्वपूर्ण हिस्से में इन दो ऊर्जा स्रोतों के संघर्ष से उत्पन्न तीव्र दर्द ने हैबोडोन के चेहरे को थोड़ा विकृत कर दिया। इसने उसे कुछ हद तक भयावह और विचित्र रूप दिया। गूहे ने अपना सिर उठाया, उसकी निगाहें हैबोडोन के चेहरे पर टिकी हुई थीं, जो दो रंगों की रोशनी बिखेर रहा था। वह विस्मय की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। रानी मेडुसा की सीलिंग तकनीक वास्तव में विचित्र थी। ज़ोंग ब्रेकथ्रू पिल के साथ एक भाग्यशाली मुठभेड़ के बिना हैबोडोन को अपने जीवन को बदलने का मौका कभी नहीं मिला होगा। जैसे जैसे बैंगनी और गहरे हरे रंग की ऊर्जाओं के बीच टकराव का समय लगभग आधे घंटे तक बढ़ा, भयानक काले सर्प पैटर्न थोड़ा फीका पड़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि इस तथाकथित ज़ोंग ब्रेकथ्रू पिल का ऐसी सील का मुकाबला करने में उल्लेखनीय प्रभाव था। इस ज़ोंग ब्रेकथ्रू पिल का प्रभाव काफ़ी प्रभावशाली है। अगर मुझे भविष्य में मौका मिले तो मुझे छोटे बच्चों के लिए कुछ तैयार करना चाहिए। आखिरकार अगर किसी ने किसी दिन उन्हें सील करने का फैसला किया तो बैकअप होना अच्छा है। बैंगनी रोशनी में धीरे धीरे सर्प पैटर्न को मंद होते देख गूहे की आंखें चमक उठीं और वह हंस पड़ा। बैंगनी ऊर्जा के प्रतिकारात्मक प्रभाव का लाभ उठाते हुए इसने धीरे धीरे हैबोडोन के माथे पर सर्प पैटर्न की पकड़ को हटा दिया। जैसे ही इसने धीरे धीरे बाद वाले को बाहर धकेला, बैंगनी ऊर्जा अचानक बढ़ गई और एक शक्तिशाली आभा, एक जागृत शेर की तरह, हैबोडोन के शरीर से फूट पड़ी। इस तीव्र आभा के प्रभाव में भूमिगत कक्ष में बर्फ के क्रिस्टल टूटने लगे। हा, वह लानत सील आखिरकार चली गई। मैं फिर से डू हुआंग बन गया हूँ। बर्फीले मंच पर अपने पैरों के साथ हैबोडोन का शरीर हवा में लहराया। उसका चेहरा जंगली खुशी से भर गया और उसने अपना सिर पीछे फेंक दिया, दिल खोलकर हंसते हुए। कृपया, हैबोडोन ने अपने हाथ को आमंत्रित करते हुए लहराया, जिससे गूहे को पहले प्रवेश करने का संकेत मिला। प्रवेश द्वार पर खड़े होकर गूहे ने आसपास के वातावरण को देखने के लिए एक पल लिया। फिर वह भी भूमिगत कक्ष में प्रवेश कर गया। प्रवेश करने पर तापमान में काफ़ी गिरावट आई और हल्की ठंड हवा में फैल गई। गूहे ने चारों ओर देखा और पाया कि यह भूमिगत कक्ष बर्फ की गुफा जैसा था। छत और मोटी दीवारें सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई थीं और उनके ऊपर तेज बर्फ के टुकड़े छत से लटकी हुई तेज तलवारों की तरह लटके हुए थे। एक हल्की ठंडी धुंध ने कक्ष को भर दिया, जो सालों तक बनी रही। इस बड़े भूमिगत कक्ष को बनाने के लिए हैबोडोन ने काफ़ी समय और प्रयास लगाया होगा। मेरी डूक्यू तकनीक ठंडी विशेषताओं की ओर झुकी हुई है, इसलिए इस तरह की जगह पर अभ्यास करना अधिक प्रभावी है। इसके अलावा ये स्थान सतह से कुछ दूरी पर है। यहाँ की बर्फ और मिट्टी हमारी उपस्थिति को छिपाती है, जिससे अन्य शक्तिशाली व्यक्तियों को पता नहीं चलता। जैसे कि गूहे के संदेह को समझते हुए हैबोडोन ने मुस्कुराते हुए समझाया। मैं समझ गया। गूहे ने थोड़ा सिर हिलाया और भूमिगत कक्ष के केंद्र में एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने हैबोडोन की ओर देखा और शांति से कहा, जल्दी करो, मुझे यहाँ का वातावरण खास पसंद नहीं है। ज़रूर, हैबोडोन मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर अपनी स्टोरेज रिंग से ज़ोंग ब्रेकथ्रू पिल निकाली। उसने अपने पैर से ज़मीन को छुआ, पूरी तरह से बर्फ से बनी सीट पर पहुंचा और क्रॉस लेग करके बैठ गया।
फिर उसने पिल को अपने मुंह में रखा, उसे निगल लिया और उसे अपने गले से नीचे सरका दिया। कुर्सी पर बैठे हुए गूहे ने हाइबोडोन की ओर देखा और फिर एक विचार के साथ अपनी स्थानिक रिंग से एक स्क्रॉल निकाला। सर्प स्पिरिट फॉर्मूला। स्क्रॉल को पलटते हुए गूहे ने वहां अंकित तकनीक का नाम पढ़ा। सर्प स्पिरिट फॉर्मूला रानी मेडुसा द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली साधना पद्धति थी। सर्प कबीले की साधना पद्धतियां मनुष्यों की साधना पद्धतियों से अलग थीं और उनमें स्पष्ट रैंक नहीं थी। हालांकि रानी मेडुसा के वर्णन के अनुसार सर्प स्पिरिट फॉर्मूला किसी निम्न स्तरीय पृथ्वी श्रेणी की साधना तकनीक से कम नहीं होनी चाहिए। आइए युवा लड़की के डू प्रैक्टिशनर बनने का इंतजार करें। पहले अपने विचारों में थोड़ा बदलाव के साथ गूहे ने स्क्रॉल को अपने स्थानिक वलय में वापस रख दिया। केवल एक डू प्रैक्टिशनर के पास ही साधना तकनीक का अभ्यास करने की योग्यता थी। हालांकि सियान लोड्स प्लेटफॉर्म और गूहे द्वारा विभिन्न आध्यात्मिक तरल पदार्थ प्रदान करने की सहायता से युवा लड़की को डू प्रैक्टिशनर स्तर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अध्याय 132 बैंगनी आत्मा की गोली की नकल। हाइबोडोन, जिसकी सील खुल चुकी थी, उसकी आंखों में चमक थी और वह धीरे धीरे गूहे की ओर देख रहा था। क्या ये बूढ़ा आदमी खुद को रोक नहीं पा रहा है? हाइबोडोन की तीखी निगाहों को महसूस करते हुए गूहे के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे और उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा शांत और संयमित था और वह उसे घूर रहा था। जैसे ही उनकी निगाहें एक दूसरे पर टिकी, कमरे का माहौल अचानक बेहद नाजुक हो गया। गूहे अपनी कुर्सी पर आराम से झुक गया और सोचने लगा, बूढ़े आदमी, हाय, मुझे उम्मीद है कि तुम कोई गलती नहीं करोगे। गूहे ने इस बार हाइबोडोन को बचाया था, आंशिक रूप से अपने हितों के कारण लेकिन अधिक उनकी पिछली दोस्ती के कारण। वह कभी दबंग और उत्साही आइस सम्राट को लगातार दुखी होते हुए नहीं देख सकता था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह बूढ़ा आदमी बहुत आभारी नहीं था। हाइबोडोन के पिछले संदेह और व्यवहार ने गूहे को पहले ही परेशान कर दिया था और उनकी पिछली दोस्ती धीरे धीरे खत्म हो गई थी। अगर हाइबोडोन अब उस पर हमला करना चाहता तो गूहे उनकी पिछली दोस्ती की परवाह नहीं करता। हालांकि अब तक हाइबोडोन ने अपनी अधिकांश ताकत वापस पा ली थी, लेकिन गूहे को भरोसा था कि अगर हाइबोडोन लड़ना चाहे तो वह उससे आसानी से निपट सकता है। जैसे जैसे माहौल तनावपूर्ण होता गया, हवा में हाइबोडोन की नज़र गूहे की ओर और भी तीव्र होती गई। उसकी धुंधली आंखें नीचे गूहे पर टिकी हुई थीं और उसने अचानक अपने हाथ की हथेली से एक हल्की ठंडक छोड़ी। अपनी मुहर को खोलने और अपनी ताकत वापस पाने के बाद पिछले दर्जन वर्षों से हाइबोडोन की दबी हुई भावनाएं इस पल में फूट पड़ीं। गूहे के हाथों में उसके आधे स्क्रॉल अवशेष के बारे में सोचते हुए हाइबोडोन की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। भूतपूर्व बर्फ सम्राट ठंडा और दबंग था और किसी ने भी उसके हाथों से जबरन कुछ भी लेने की हिम्मत नहीं की थी। गूहे ने रहस्यमयी अवशेष को ले लिया जिसे हाइबोडोन बहुत संजोता था, निस्संदेह उसकी वर्जनाओं को तोड़ दिया। अतीत में अपनी ताकत वापस पाने में असमर्थता के कारण हाइबोडोन ने कोई शत्रुता नहीं दिखाई थी। हालांकि अब जब सील टूट गई थी और उसकी ताकत काफी हद तक वापस आ गई थी तो उसके मन में कुछ और विचार थे। हालांकि हाइबोडोन को नहीं पता था कि अवशेष किस लिए था, लेकिन गूहे के रवैये के आधार पर इसके भीतर एक जबरदस्त रहस्य छिपा होना चाहिए। अन्यथा गूहे एक छठी कक्षा का कीमियागर रेगिस्तान मंडला को खोजने के लिए टैगोर रेगिस्तान में गहराई तक जाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालता? हाइबोडोन को अभी भी याद है कि कैसे इस अवशेष की वजह से रानी मेडुसा ने उसे हजारों मील तक पीछा किया था, जिससे उसकी अंतिम मुहर लग गई। दूसरे शब्दों में, इस अवशेष की वजह से उसे सील कर दिया गया था। इतने कष्ट सहने के बाद हाइबोडोन के लिए इस अवशेष को किसी और को सौंपना मुश्किल था। जमीन के ऊपर तैरते हुए हाइबोडोन एक ठंडी आभा से घिरा हुआ था और उसकी आंखें शांत गूहे पर टिकी हुई थीं। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार दौड़ रहे थे। उसे विश्वास था कि उसे गूहे की ताकत का अच्छा ज्ञान है। गूहे को पिलकिंग के नाम से जाना जाता था क्योंकि उसकी साधना डुवांग स्तर पर बनी हुई थी। हालांकि उसकी ताकत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन यह एक डुवांग से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। हाइबोडोन ने स्वाभाविक रूप से गूहे की साधना को समझने के लिए अपनी आत्मा की धारणा का उपयोग करने की कोशिश की। अजीब, अपनी धारणा का पालन करते हुए हाइबोडोन गूहे की साधना को समझ नहीं पाया। अजीब, क्या गूहे अपनी आभा को छिपाने के लिए किसी तरह की विधि का उपयोग कर रहा था? नीचे शांत गूहे को घूरते हुए हाइबोडोन को बेचैनी की बढ़ती भावना महसूस हुई। गूहे की खामोशी और रहस्यमय व्यवहार ने हाइबोडोन को आशंकित कर दिया था। अगर यह शक्तिशाली छठी श्रेणी का कीमियागर उसके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला करता है तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। चिंतन के एक पल के बाद हाइबोडोन के अति आत्मविश्वासी रवैये की जगह धीरे धीरे तर्क ने ले ली। उसे एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं था। उसने अपनी आंखें छोटी छोटी झिल्लियों में सिकोड़ लीं और अपने ऊपर की आकृति के बारे में सोचा। ये टैगोर रेगिस्तान में बहुत अंदर तक घुस गया था और बिना किसी चोट के वापस लौट आया था। उस समय, क्योंकि वह टैगोर रेगिस्तान में बहुत अंदर तक घुस गया था,
रानी मेडुसा ने उसे महसूस कर लिया था, जिसके कारण अंततः उसे सील कर दिया गया। गूहे भी टैगोर रेगिस्तान में घुस गया था, लेकिन बिना किसी नुकसान के वापस लौट आया था। इससे हाई बोडोन को काफ़ी संदेह हुआ। फिर जब उसे गूहे द्वारा पहले दिखाई गई बैंगनी लपटों की याद आई तो उसके भीतर अचानक एक अशुभ भावना जाग उठी। वह लगभग भूल ही गया था, गूहे के पास एक अनोखी ज्वाला थी। हालांकि वह कीमियागर नहीं था, लेकिन उसे इस तरह की पौराणिक आकाशीय ज्वालाओं का कुछ ज्ञान था। ऐसी आकाशीय ज्वालाओं को परिष्कृत करना एक जानलेवा प्रक्रिया थी, यहाँ तक कि डुहुआंग स्तर के विशेषज्ञों के लिए भी। आकाशीय ज्वालाओं को परिष्कृत करने की गूहे की क्षमता उसके असाधारण कौशल का संकेत देती है। जैसे ही उसके दिल में ठंडक बढ़ी, हाई बोडोन थोड़ा कांप उठा और उसके चेहरे की ठंडक धीरे धीरे पिघल गई। उसकी जगह उसके बूढ़े चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आ गई। कुछ देर तक विचार करने के बाद हाई बोडोन को स्थिति के बारे में बढ़ती बेचैनी महसूस हुई। उसे उन कई दुर्भाग्यों को याद करना शुरू हुआ जो उसने अवशेष के कारण झेले थे, जिसके कारण अंततः उसे सील कर दिया गया था। उसने महसूस किया कि उसने जो कुछ भी सहा था वह इस अवशेष के कारण था। उसने बहुत कुछ सहा था और अब उसे ये किसी और को देना था। वह कुछ अनिच्छा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। हवा में तैरते हुए हाई बोडोन ने एक बर्फीली आभा बिखेरी। उसकी आंखें गूहे पर टिकी हुई थीं। उसकी आत्मा की धारणा भी काम कर रही थी, लेकिन इस बार वह सतर्क और विनम्र था। अंदर ही अंदर उसने सोचा, मैं इस आदमी को नाराज नहीं कर सकता। यह विचार उसके दिमाग में आने के बाद हाई बोडोन का बुजुर्ग चेहरा नर्म पड़ गया और उसने गूहे की ओर एक गर्मजोशी और दोस्ताना मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसे घेरने वाली ठंडी आभा धीरे धीरे उसके शरीर में समा गई। अपनी निगाहों में चंचलता के स्पर्श के साथ गूहे ने हाई बोडोन को देखा, जो अचानक कम शत्रुतापूर्ण हो गया था और सद्भावना दिखाने लगा था। गूहे ने बेपरवाही से अपनी उंगली पर अंगूठी के साथ खेला और अपने स्वर में कोई बदलाव किए बिना कहा, बड़े हाई, सील हटने के बाद आपकी ताकत कैसी है? मैंने देखा कि आप पहले थोड़े कमज़ोर लग रहे थे। क्या सील पूरी तरह से नहीं टूटी? हाँ, मैं अभी सील तोड़ते समय एक महत्वपूर्ण क्षण पर था, इसलिए मेरे लिए अपनी आभा को नियंत्रित करना मुश्किल था। यही वजह है कि मैं थोड़ा बेचैन लग रहा था। हाई बोडोंग ने गूहे के शब्दों को सुनने के बाद जल्दी से जवाब दिया। उसने और बहाने खोजने की कोशिश नहीं की। गूहे की ताकत उसकी समझ से परे थी और छठी कक्षा की गोलियां बनाने की क्षमता वाले एक वरिष्ठ कीमियागर के रूप में वह जानता था कि किसी को इस तरह से अपमानित करना नासमझी थी। जबकि उसके पास उसे मौके पर ही मारने की क्षमता हो सकती है, उसे भागने देना भविष्य में लगातार परेशानी का कारण बन सकता है। अपने व्यापक अनुभव के साथ हाई बोडोंग उच्च स्तरीय कीमियागरों के प्रभाव और शक्ति को समझता था। हाई बोडोंग की व्याख्या सुनकर गूहे धीरे से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी हथेली को आगे बढ़ाया और हाई बोडोंग को ध्यान से देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े हाई, अब जब सील हटा दी गई है तो मेरा मिशन पूरा हो गया है। उस आधे स्क्रॉल अवशेष के बारे में। जैसे ही अवशेष शब्द हाई बोडोंग के कानों तक पहुंचा, उसकी सूखी त्वचा थोड़ी सी हिल गई। हालांकि इस बार उसने कोई और बहाना नहीं बनाया। वह महसूस कर सकता था कि गूहे का मूड ठंडा हो गया था और वह स्पष्ट रूप से असंतुष्ट था। अगर उसने आगे धक्का दिया तो वह असाधारण तरीकों से इस शक्तिशाली छठी कक्षा के कीमियागर को बहुत अपमानित कर सकता था। हाई बोडोंग ने अंदर से आह भरी और अनिच्छा से अपनी उंगली पर अंगूठी को छुआ। उसकी हथेली में चर्मपत्र का एक छोटा, बेहद पुराना टुकड़ा दिखाई दिया। उसने धीरे से प्राचीन अवशेष को सहलाते हुए कहा, यह नक्शा अविश्वसनीय रूप से जटिल है। मैंने एक बार इसकी नकल करने का प्रयास किया था, लेकिन किसी कारण से निकले मूल से पूरी तरह से अलग निकली। मुझे अंततः हार माननी पड़ी। मुझे संदेह है कि यह मानचित्र की अपूर्ण प्रकृति के कारण है। गूहे ने अपनी नज़र टुकड़े पर स्थिर रखी और हाई बोडोंग की अभिव्यक्ति को देखा। हालांकि उन्हें कारणों की अस्पष्ट समझ थी, लेकिन उन्होंने उन्हें हाई बोडोंग को नहीं समझाया। मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में अपना पहला आधा स्क्रॉल अवशेष प्राप्त करने के बाद गूहे ने पाया कि इन अवशेषों में महत्वपूर्ण छिपी हुई आत्मा ऊर्जा थी। यह आत्मा ऊर्जा बहुत सूक्ष्म थी और किसी भी व्यक्ति के लिए बिना किसी कीमियागर की असाधारण मानसिक शक्ति के पता लगाना लगभग असंभव था। यह आत्मा ऊर्जा सीधे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अगर कोई नक्शे के मार्ग और पैटर्न की नकल करने की कोशिश करता है तो आत्मा ऊर्जा धीरे धीरे उनकी चेतना को नष्ट कर देगी, जिससे एक ऐसा नक्शा तैयार होगा जो मूल से बिल्कुल अलग होगा। अंत में गूहे ने इन संदेहों को प्रकट न करने का फैसला किया। गूहे है बोडोंग को सब कुछ नहीं समझा सकता था, जिसके पास कीमिया का ज्ञान नहीं था और उसे समझना मुश्किल होगा। है बोडोंग की व्याख्या सुनकर गूहे ने आह भरी। उसे एहसास हुआ कि है बोडोंग की इच्छाशक्ति खत्म हो गई थी और उसने अनिच्छा से इसे स्वीकार कर लिया। बूढ़े व्यक्ति ने नक्शे पर शोध करने में कई साल बिताए थे और ऐसा लग रहा था कि उसे इसके रहस्यों को प्राप्त नहीं करना था। एक उदास मुस्कान के साथ गूहे ने जवाब दिया, यह एक जटिल अवशेष है और नकल करने के मेरे प्रयास भी व्यर्थ थे।
मुझे लगता है कि इसका कारण नक्शे की अपूर्ण प्रकृति हो सकती है। जब वह टुकड़े को देख रहा था तो गुहे बोडोन के आंतरिक संघर्ष और हताशा को महसूस कर सकता था। बर्फ सम्राट को भी एक बार ऐसी ही बाधाओं का सामना करना पड़ा था और अब उसे यह रहस्यमय अवशेष सौंपना होगा। गुहे ने फिर एक गर्म मुस्कान के साथ तनाव को तोड़ने का फैसला किया। जवाब में हाई बोडोन ने भी एक दोस्ताना और ईमानदार मुस्कान बिखेरी। उसके चारों ओर की बर्फीली आभा धीरे धीरे खत्म हो गई और उसने सोचा, मैं इस आदमी को नाराज नहीं कर सकता। कुछ पलों के चिंतन के बाद हाई बोडोन का अत्यधिक आत्मविश्वास धीरे धीरे कम हो गया और वह एक निष्कर्ष पर पहुंचा। मैं उसे भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता। उसने इन अवशेषों पर शोध करने में इतने साल बिताए थे और अगर यह अवशेष उसके लिए नहीं था तो इसे रखने का कोई मतलब नहीं था। जैसे ही उसने अंदर से आह भरी और अनिच्छा से स्थिति को स्वीकार किया, हाई बोडोन की कांपती हुई उंगलियों ने उसके हाथ की अंगूठी को छुआ, जिससे चर्मपत्र का एक पुराना और पीला टुकड़ा दिखाई दिया। उन्होंने अवशेष को धीरे से सहलाया, अपनी अनिच्छा प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, यह नक्शा अविश्वसनीय रूप से जटिल है। मैंने एक बार इसकी नकल करने का प्रयास किया था, लेकिन किसी कारण से मेरी नकलें मूल से बहुत अलग थीं। अंत में मुझे हार माननी पड़ी। शायद इसका कारण नक्शे की अपूर्ण प्रकृति है। जैसा कि हाई बोडोन ने समझाया, गुहे अवशेष को देखता रहा। उसने हाई बोडोन की बेचैनी को महसूस किया, लेकिन अवशेष की वास्तविक प्रकृति को प्रकट नहीं करने का फैसला किया। गुहे ने इन अवशेषों के भीतर छिपी आत्मा, ऊर्जा और नकल पर उनके प्रभाव के बारे में जान लिया था, लेकिन हाई बोडोन को ये समझाने से केवल और अधिक भ्रम पैदा होगा। गुहे उम्मीद नहीं कर सकता था कि हाई बोडोन कीमिया ज्ञान की जटिलताओं को समझेगा। उसने बस सिर हिलाया और जवाब दिया, ऐसा लगता है कि हम दोनों ने एक ही कठिनाइयों का सामना किया। ये नक्शे वास्तव में रहस्यमय हैं। दोनों पुरुषों ने एक शांत और विनम्र बातचीत जारी रखी, लेकिन सतह के नीचे तनाव बहुत अधिक था। अवशेष उनकी चर्चा का केंद्र बिंदु बना रहा। हाई बोडोन की तरफ उसने अनिच्छा से अधूरे नक्शे को छुआ और काफी देर बाद आह भरते हुए कहा, आह, इसे ले लो। मुझे लगता है कि इस नक्शे को कई भागों में विभाजित किया गया है और मेरे हाथ में केवल यही एक हिस्सा है। ये बहुत उपयोगी नहीं है और इसके अलावा अन्य गुम टुकड़ों को ढूंढना लगभग असंभव है। मुस्कुराते हुए गुहे ने इस कुछ हद तक चिकने टुकड़े को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, इसे बारीकी से जांचा। इसमें से उम्र और प्राचीन आकर्षण का एक हल्का सा भाव निकल रहा था। इस टुकड़े ने जितने साल सहन किए थे वे बेहद प्राचीन थे, स्वाभाविक रूप से पुरानी दुनिया का आकर्षण बिखेर रहे थे। टुकड़े के इस छोटे से टुकड़े को पकड़े हुए गुहे ने अपने स्थानिक अंगूठी से दूसरा हिस्सा निकाला जो उसने पिछली बार हाई बोडोन के हाथ से लिया था। उसने धीरे से दो टुकड़ों को जोड़ा और ये देखने के बाद कि जहां वे जुड़े थे वहां कोई जोड़ नहीं था, उसने थोड़ा सिर हिलाया। हाय, अब जब तुमने अपनी ताकत वापस पा ली है तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ दुकानदार नहीं रहोगे, है ना? हाई बोडोन ने अपने हाथों को रगड़ते हुए पूछा। वह अभी भी काफी उत्सुक था और उसने कुछ हद तक संयमित मुस्कान के साथ पूछा, आपको क्या चाहिए? अच्छा, मेरे पास कुछ चीजें हैं जिनमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है, गुहे ने एक धूर्त मुस्कान के साथ उत्तर दिया। हाई बोडोन ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे उस मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करने के लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ। अगर मैं आपकी मदद करता हूँ तो हम बराबर हो जाएंगे। मुझे लगता है भविष्य में श्री हाई मुझ पर और भी एहसान कर सकते हैं, किसी और कारण से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि मैं एक कीमियागर हूँ, खासकर एक छठी कक्षा का कीमियागर जो छठी कक्षा की गोलियां बनाने में सक्षम है, गुहे ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया। हालांकि वह अहंकारी लग रहा था, लेकिन उसका कथन सच्चाई से बहुत दूर नहीं था। छठी कक्षा के कीमियागर की बहुत मांग थी, यहाँ तक कि डुहुआंग स्तर के विशेषज्ञ भी। हाई बोडोन ने सहमति में सिर हिलाया, ये समझते हुए कि कीमियागर, विशेष रूप से उच्च स्तर के कीमियागर, हमेशा महाद्वीप के शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा मांगे जाते थे। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। जब तक यह मेरी क्षमता के भीतर है मैं मना नहीं करूंगा, हाई बोडोन ने अपनी छोटी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा। गुहे धीरे धीरे अपनी सीट से उठे, अभी भी एक फीकी मुस्कान के साथ। हाय, निश्चिंत रहो, मुझे तुमसे जो करने की जरूरत है वह तुम्हारी क्षमता के भीतर है। ओह, हाई बोडोन ने एक भान उठाए। मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में क्या है। गुहे ने इधर उधर की बातें नहीं की। उन्होंने सीधे हाई बोडोन को एक सूची थमा दी। आपको बस यहाँ सूचीबद्ध औषधीय सामग्री इकट्ठा करने की जरूरत है। औषधीय सामग्री? हाई बोडोन ने गुहे से सूची स्वीकार करते हुए आश्चर्यचकित देखा। सूची में कोल्ड मैरो लीव्स, लिंगलोंग फ्रूट्स, ब्लडसोल ग्रास जैसी चीजें शामिल थीं। हाई बोडोन की नज़र सूची पर पड़ी और उसकी भौहें तन गईं। सूचीबद्ध औषधीय तत्व सभी दुर्लभ और कीमती थे। वास्तव में उनमें से कई के बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था। जब वह सूची के अंत में पहुंचा तो हाई बोडोन के होंठ थोड़े से हिल गए। उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक भद्दी हो गई जब उसने गुहे को देखा और ठंडे स्वर में कहा, गुहे, तुम मुझे बहुत महत्व देते हो। ये सभी तत्व बहुत मूल्यवान हैं और मेरे पास उन्हें इकट्ठा करने की क्षमता नहीं है।
गूहे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाय, अपने आप को कम मत आंको। तुम स्वर्गीय ज्वाला गोली के लिए सामग्री इकट्ठा करने में कामयाब रहे, इसलिए तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा सक्षम हो। इसके अलावा अपनी पहचान मत भूलना। आप मित्तल परिवार के ग्रैंड एल्डर हैं, जो गामा साम्राज्य के सबसे अमीर परिवारों में से एक है, और मित्तल नीलामी घर की शाखाएं पूरे साम्राज्य में हैं। अगर आप अपना मन बना लें तो ये सामग्री आपके लिए हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। गूहे के इस अनौपचारिक अनुरोध से नाखुश होकर बोडोन ने भौहें से कुढ़ीं। आप बहुत हल्के फुल्के अंदाज में बात कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि स्वर्गीय ज्वाला की गोली के लिए सामग्री जुटाने में मुझे कितना समय और प्रयास लगा? और आपकी सूची में ये सामग्री और भी दुर्लभ है और इसे पाना और भी मुश्किल है। उन्होंने आगे कहा, आपको एक अलग शर्त पर विचार करना चाहिए। मैं इसे पूरा नहीं कर सकता। बोडोन के इनकार का सामना करते हुए गूहे शांत रहे। ये दर्शाता है कि उन्हें इस परिणाम का अनुमान था। उनके पास एक जवाब तैयार था और एक पल के चिंतन के बाद उन्होंने कहा, मैं आपको सील टूटने के कारण खोई हुई ताकत को पूरी तरह से ठीक करने में मदद कर सकता हूं, बिना किसी साइड इफेक्ट के। बोडोन के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया, जिसमें आश्चर्य की झलक दिखी, लेकिन ये जल्दी ही गायब हो गई। कुछ पल के बाद उसने अपना संयम वापस पाया और गूहे को एक सतर्क नज़र से देखा और पूछा, कैसे? तुम किस विधि की बात कर रहे हो? क्या तुमने पर्पल स्पिरिट पिल के बारे में सुना है? गूहे ने पूछा। उसके होठों पर एक मुस्कान थी। पर्पल स्पिरिट पिल शब्द सुनते ही बोडोन के चेहरे पर खुशी और आश्चर्य का मिश्रण दिखाई दिया। हालांकि उसने जल्दी ही अपनी सामान्य अभिव्यक्ति वापस पा ली और गूहे पर एक सतर्क नज़र डाली। एक पल के लिए हिचकिचाते हुए पूछा, तुम इस पल के लिए मेरा इंतजार कर रहे थे, है न? अध्याय 133, ज़ोंग ब्रेकर थ्रू पिल, यूनान संप्रदाय में वापस लौटना। उसके चेहरे पर अभी भी खुशी की झलक थी, क्योंकि वह कुछ बार बुदबुदा रहा था। बोडोन ने गूहे को घूरते हुए अपने होंठ हिलाए और कहा, तो तुम इतने समय से मेरा इंतजार कर रहे थे? ये सुनकर गूहे के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। गूहे के मुस्कुराते चेहरे को घूरते हुए बोडोन ने नाराजगी जताते हुए भौहें से कुढ़ीं। हालांकि अंदर ही अंदर बोडोन गूहे की पेशकश का विरोध नहीं कर सका। रिवाइवल स्पिरिट पिल के साथ अपनी ताकत की वसूली। बोडोन, तुम्हें समझना चाहिए कि अपनी शक्ति पर भरोसा करते हुए अपने चरम पर पहुंचने में 10 साल से अधिक समय लग सकता है। लेकिन अगर तुम मित्तल परिवार में वापस लौटते हो एक साधारण आदेश के साथ, तुम 10 साल बचा सकते हो। ये सौदा काफी फायदेमंद लगता है। तुम्हें पता होना चाहिए, उन 10 सालों में तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। गूहे की नर्म आवाज ने बोडोन की कमजोर रक्षा पर हमला करना जारी रखा। एक सख्त चेहरे के साथ बोडोन ने अपने भीतर संघर्ष किया, जबकि गूहे चुपचाप बैठा रहा और उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। विशाल लिविंग रूम में माहौल थोड़ा भारी और शांत हो गया। थोड़ी देर बाद बोडोन ने आखिरकार आह भरी और गूहे को देखते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्तों से सहमत हो सकता हूं, लेकिन तुम मुझे रिवाइवल स्पिरिट पिल कब दे सकते हो? तुम मुझसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं तब तक इंतजार करूं जब तक मैं सभी जड़ी बूटियां इकट्ठा न कर लूं और फिर तुम्हारे लिए रिवाइवल स्पिरिट पिल बना लूं, है ना? बोडोन ने पूछा। गूहे ने जो सूची दी थी उसमें कई दुर्लभ जड़ी बूटियां थीं, जिनके बारे में बोडोन ने कभी नहीं सुना था। उसे पूरा यकीन नहीं था कि वह सारी सामग्री जुटा पाएगा। अगर वह बहुत समय और मेहनत लगाता लेकिन फिर भी उन्हें नहीं जुटा पाता और गूहे रिवाइवल स्पिरिट पिल बनाने से इनकार कर देता, तो उसे नुकसान होता। गूहे बोडोन के विचारों को समझ सकता था और उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बोडोन, चिंता मत करो। जब तक तुम ईमानदारी से मेरे लिए काम करते रहोगे, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। कुछ विचार विमर्श के बाद गूहे ने गंभीरता से कहा, यह सौदा है, मैं तुम्हें 1 साल का समय दूंगा। अगर तुम उस समय के भीतर महत्वपूर्ण प्रगति करते हो तो मैं तुम्हारे लिए रिवाइवल स्पिरिट पिल बनाऊंगा। वास्तव में गूहे ने पहले ही मित्तल परिवार के माध्यम से रिवाइवल स्पिरिट पिल के लिए सामग्री जुटा ली थी और अपने खाली समय में इसे तैयार कर लिया था। हालांकि जब तक वह उससे पर्याप्त प्रतिबद्धता नहीं देख लेता, तब तक वह इसे बोडोन को नहीं देगा। गूहे के आश्वासन को सुनकर बोडोन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। ये काफी उचित लगता है। फिर बोडोन ने जड़ी बूटियों की सूची देखी और पूछा, गूहे, क्या आप बता सकते हैं कि आप इन जड़ी बूटियों से किस तरह की गोली बनाने की योजना बना रहे हैं? सूचीबद्ध जड़ी बूटियां सभी कीमती थीं और बोडोन को यकीन था कि वे साधारण गोलियों के लिए नहीं थीं। वे संभवतः छठी कक्षा की गोली के लिए सामग्री थीं। गूहे मुस्कुराया और कुछ भी नहीं छिपाया। उसने धीरे से कहा, क्या आपने कभी ज़ोंग ब्रेकर थ्रू पिल के बारे में सुना है? ज़ोंग ब्रेकर थ्रू पिल। बोडोन आश्चर्यचकित था और अविश्वास में अपने हाथ में सूची को देखा। क्या ये ज़ोंग ब्रेकर थ्रू पिल बनाने के लिए सामग्री हैं? गामा साम्राज्य के शीर्ष 10 पावरहाउस में से एक के रूप में बोडोन ज़ोंग ब्रेकर थ्रू पिल के उद्देश्य से अच्छी तरह वाकिफ था। वास्तव में
हर सम्राट पावर हाउस विशेष रूप से उच्च रैंक वाले ज़ोंग ब्रेकर थ्रू पिल से परिचित थे। इसकी कम सफलता दर के बावजूद ज़ोंग ब्रेकर थ्रू पिल अपने प्रभावों के कारण अत्यधिक मांग में थी। हालांकि यह सीधे तौर पर किसी की ताकत को नहीं बढ़ाता था, लेकिन डू पूर्वज स्तर तक पहुंचने पर यह सफलता दर को काफ़ी हद तक बढ़ा देता था। इसके अलावा ये सुनिश्चित करता था कि अगर सफलता विफल भी हो जाती है तो व्यक्ति को ताकत में कमी का अनुभव नहीं होगा और वह पिछले स्तर पर बना रहेगा। ज़ोंग ब्रेकर थ्रू पिल के प्रभावों को याद करते ही हाइबो डोंग की सांसें तेज हो गईं। क्या तुम वाकई ज़ोंग ब्रेकर थ्रू पिल बना सकते हो? ज़ोंग ब्रेकर थ्रू पिल एक उच्च गुणवत्ता वाली छठी कक्षा की गोली थी। जहां तक उसे पता था, गुहे ने हाल ही में छठी कक्षा के कीमियागर को हराया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने कम समय में गुहे ज़ोंग ब्रेकर थ्रू पिल बना सकता है। इसके अलावा ज़ोंग ब्रेकर थ्रू पिल का सूत्र बेहद दुर्लभ और प्राप्त करना कठिन था, यहाँ तक कि यूनान संप्रदाय जैसी शक्ति के लिए भी। तो गुहे को ये कहाँ से मिला? गुहे को हाइबो डोंग के विचारों के बारे में पता नहीं था। हाइबो डोंग के सवाल के जवाब में उन्होंने आत्मविश्वास से सिर हिलाते हुए कहा, चूंकि मैंने आपको जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए कहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे इसे बनाने का पूरा भरोसा है। ज़ोंग ब्रेकर थ्रू पिल बनाने की योजना गुहे के दिमाग में लंबे समय से थी। इस गोली को बनाने के पीछे उसके दो मुख्य कारण थे। पहला, ये भविष्य में यूनियन के काम आएगी। बीस्ट माउंटेन रेंज में रात के बाद से यूनियन उसकी महिला बन गई थी, भले ही उसकी स्वीकृति कुछ भी हो। अपनी महिला के लिए गुहे स्वाभाविक रूप से उसके लिए सबसे अच्छा चाहता था। ज़ोंग ब्रेकर थ्रू पिल उसके लिए विशेष रूप से तैयार की गई थी। हालांकि उसे अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ अभी इसकी आवश्यकता नहीं हो सकती है, गुहे पहले से तैयारी कर रहा था। जड़ी बूटियां अभी इकट्ठा करके वह उसे 9 सितारा डू सम्राट स्तर पर पहुंचने पर आश्चर्यचकित कर सकता था। गुहे यूनियन की साधना के बारे में बहुत चिंतित था। वह उसकी महिला थी और वह ऐसा भविष्य नहीं देखना चाहता था जहां वह शक्ति के शिखर पर पहुंच जाए जबकि वह उसके साथ इसे साझा करने के लिए वहां नहीं थी। दूसरा कारण अपने गोल्डन फैदर जायंट ईगल की ताकत को बढ़ाना था। अपने पहले पालतू जानवर के रूप में लिटिल गोल्ड गुहे के दिल में एक विशेष स्थान रखता था। अब जबकि वह डू पूर्वज स्तर पर पहुंच गया था, लिटिल गोल्ड छठे रैंक के शिखर पर बना हुआ था, जो उसकी प्रगति में बाधा बन रहा था। गुहे नहीं चाहता था कि लिटिल गोल्ड पीछे रह जाए और भविष्य में अपने मौके खो दे। 8वीं रैंक बीस्ट ब्लडलाइन के साथ लिटिल गोल्ड में असीमित क्षमता थी और गुहे इसे छोड़ना नहीं चाहता था। वास्तव में इसे बनाने में सक्षम। गुहे के आत्मविश्वास भरे भाव को देखकर हाइबो डोंग और भी हैरान हो गया और उसका दिमाग दौड़ने लगा। हालांकि वह वर्तमान में अपने कई वर्षों के सीलबंद होने के कारण केवल 5 सितारा डू सम्राट था, उसे विश्वास था कि अगर वह सीलबंद नहीं होता तो वह अब तक 8 सितारा डू सम्राट स्तर तक पहुंच गया होता। हाइबो डोंग को यह भी विश्वास था कि वह भविष्य में 9 सितारा डू सम्राट स्तर तक पहुंच सकता है। ज़ोंग ब्रेकर थ्रू पिल पाने के अवसर के साथ वह डू पूर्वज स्तर तक भी सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। इस बारे में सोचते ही हाइबो डोंग की सांसें तेज हो गईं और गुहे को देखते ही उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह गुहे का एहसानमंद है और उसे अपनी ताकत वापस पाने के लिए रिवाइवल स्पिरिट पिल बनाने के लिए गुहे की ज़रूरत थी। थोड़े आंतरिक संघर्ष के बाद हाइबो डोंग ने अपने होंठ काटे और कुछ नहीं कहा। गुहे ने हैबो डोंग की ओर देखा जैसे कि उसने उसके विचार देख लिए हों। भविष्य में अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें मुफ्त में ज़ोंग ब्रेकर थ्रू अमृत को परिष्कृत करने में मदद कर सकता हूँ। सच में? हैबो डोंग ने अविश्वास से गुहे को देखा। गुहे ने थोड़ा सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, जब तक तुम मेरे लिए ईमानदारी से काम करते हो मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा। न केवल ज़ोंग ब्रेकर थ्रू अमृत बल्कि मैं सम्राट की सर्वोच्च गोली को भी परिष्कृत कर सकता हूँ। जब तक तुम औषधीय सामग्री इकट्ठा कर सकते हो मैं तुम्हारे लिए सम्राट की सर्वोच्च गोली को परिष्कृत करने का वादा करता हूँ। ये सुनकर हैबो डोंग ने आश्चर्य में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। सम्राट की सर्वोच्च गोली की प्रतिष्ठा उसे अच्छी तरह से पता थी। उसके लिए इस समय सम्राट की सर्वोच्च गोली ज़ोंग ब्रेकर थ्रू अमृत से भी अधिक कीमती थी। गुहे, निश्चिंत रहो, इस सूची में औषधीय सामग्री, एक बार जब मैं मिटरनाच परिवार में वापस आऊंगा तो मैं तुरंत लोगों को पूरी ताकत से उनकी खोज करने के लिए कहूंगा। गुहे के उदार प्रस्ताव के प्रलोभन में हैबो डोंग गुहे के निर्देशों के प्रति बेहद उत्साही हो गया और गुहे के सामने उसने अपने सीने पर हाथ रखकर वादा किया। ये देखकर कि वांछित प्रभाव प्राप्त हो गया था, गुहे ने संतुष्टि में सिर हिलाया। तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा हैबो डोंग। हैबो डोंग के साथ सब कुछ चर्चा करने के बाद गुहे और हैबो डोंग भीतरी कमरे से बाहर चले गए। गुरु, गुहे को देखकर लियू लिंग, जिसने अभ्यास करना बंद कर दिया था, खुश हो गया और चिल्लाया, चलो चलें। गुहे ने छोटी लड़की के सिर को थपथपाया और उसका छोटा हाथ पकड़कर धीरे धीरे दुकान से बाहर चला गया। अपने पास मौजूद कई रहस्यों के कारण गुहे ने हैबो डोंग के साथ यात्रा नहीं करने का फैसला किया।
दुकान से निकलने के बाद गूहे ने लियूलिंग को लिया और मो शहर छोड़ दिया, विशाल रेगिस्तान में आ गया। फिर गूहे ने गोल्डन फेदर जायंट ईगल को बुलाया और वे दोनों उसकी पीठ पर बैठ गए, संप्रदाय की दिशा में उड़ते हुए। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय को छोड़े हुए उसे 1 महीना हो चुका था और गूहे ने टैगोर रेगिस्तान में अपने लक्ष्य पहले ही पूरे कर लिए थे। इस समय वह वापस लौटने के लिए उत्सुक था और अब और नहीं रुकना चाहता था। लियूलिंग को अब तक सफलता मिल जानी चाहिए थी, इसलिए अपनी शक्ति हस्तांतरित करने और पुरस्कार देने का यह अच्छा समय है। इस महीने के दौरान गूहे लगातार आगे बढ़ रहा था और उसकी साधना 3 सितारा डू मास्टर के स्तर पर बनी हुई थी। डू मास्टर स्तर पर पहुंचने के बाद शक्ति में प्रत्येक वृद्धि अत्यंत कठिन थी। इसने गूहे को शक्ति में तेजी से उन्नति की अद्भुत भावना के लिए तरसाया, जो उसने तब अनुभव की थी जब उसने क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में जियो इक्सियन और लियूलिंग को अपनी शक्ति हस्तांतरित की थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या यूनियन क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में वापस आ गया है। गोल्डन फेदर जायंट ईगल की पीठ पर गूहे के दिमाग में एक सुंदर आकृति चमक उठी और उसे थोड़ा जटिल महसूस हुआ। ईमानदारी से वह नहीं जानता था कि इस बार जब यूनियन वापस लौटा तो उसका सामना कैसे करना है, अकेले ही यूनियन का उसके प्रति रवैया क्या था। अगले दिन चूंकि वह मानचित्र विक्रेता के रूप में मो सिटी में नहीं रहना चाहता था, इसलिए चर्चा समाप्त होने के बाद हेबोडोंग ने अगली सुबह जल्दी ही शहर छोड़ने की तैयारी कर ली। उसने उस छोटी सी दुकान से कुछ भी नहीं लिया जहां वह दशकों से रह रहा था। उसके अनुसार शायद एक दिन संघर्षों से थक जाने के बाद वह यहां वापस आएगा और अपने बाकी दिन शांति से बिताएगा। एक ऊंचे रेत के टीले पर खड़े होकर हेबोडोंग ने रेगिस्तान और जमीन के किनारे बसे विशाल शहर को आखिरी बार देखा। उसने धीरे से आह भरी, उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक एकाकी थी। दशकों के एकांत के बाद उसके उदासीन स्वभाव ने भी इस जगह से कुछ लगाव विकसित कर लिया था। कोई बात नहीं, यहाँ इतने लंबे समय से बहुत शांति है। अब मेरे बिंगहुआंग हेबोडोंग के लिए फिर से उभरने का समय आ गया है। अपने अनगिनत विचारों को एक तरफ रखते हुए हेबोडोंग की धुंधली आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं। इतने साल हो गए थे और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसके पुराने दोस्त अभी भी जीवित हैं। कैपिटल, मैं वापस आ गया हूँ। एक विचार के साथ उसके बर्फ नीले पंख उसके पीछे खुल गए और शून्य में एक कदम के साथ उसकी आकृति दूर क्षितिज की ओर बढ़ते हुए प्रकाश की एक धारा में बदल गई। क्लाउड मिस्ट सेक्ट। एक सुनसान आंगन में एक कमरे में लियूलिंग ने अपने पूरे शरीर को एक बड़े लकड़ी के टब में भिगोया। लियूलिंग के मुंह से रुक रुक कर चीखें निकल रही थीं, जो कुछ हद तक दबी हुई लग रही थीं। लियूलिंग की त्वचा पूरी तरह से लाल हो गई थी और उसका चेहरा टेढ़ा हो गया था क्योंकि वह बहुत दर्द सह रही थी। थोड़ी देर बाद दर्दनाक चीखें धीरे धीरे बंद हो गईं और लियूलिंग की सांसें धीरे धीरे स्थिर हो गईं। धमाका। एक पल बाद उसके शरीर के भीतर से एक दबी हुई आवाज आई और उसकी आभा बढ़ गई। इस पल लियूलिंग ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक उठी। फिर उसने अपने अंदर हो रहे बदलावों को महसूस करने के लिए अपनी आत्मा की एक डोरी को आगे बढ़ाया और एक पल के बाद वह खुद को रोक नहीं पाए और जोर से हंसने लगी। हा, मैंने 6 स्टार डू मास्टर तक पहुंच बना ली है। मैंने आखिरकार सफलता पा ली। कमरे में उत्साह और उल्लास से भरी आवाजें गूंज उठीं। लियूलिंग के सफल होने के ठीक बाद क्लाउड मिस्ट माउंटेन के बाहर एक विशाल सुनहरी आकृति दिखाई दी। थोड़ी देर बाद सुनहरी आकृति क्लाउड मिस्ट माउंटेन के तल पर उतरी और ऊपर से 2 आकृतियां उतरीं। विशाल सुनहरी आकृति जल्दी से सिकुड़ गई और एक छोटे सुनहरे पक्षी में बदल गई। किंगलिन, अब से ये तुम्हारा घर होगा। क्लाउड मिस्ट माउंटेन के तल पर गूहे ने विशाल और राजसी क्लाउड मिस्ट माउंटेन की ओर इशारा किया और किंगलिन की ओर मुस्कुराया। ये बहुत ऊंचा है। छोटी लड़की ने ऊंचे पहाड़ को देखा जो आसमान को छूता हुआ लग रहा था और उसकी नीली आंखें उत्साह, उत्सुकता और सबसे बढ़कर प्रत्याशा से भर गईं। किंगलिन ने अपना छोटा सिर झुकाया और गूहे की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति मनमोहक थी। शिक्षक, क्या ये क्लाउड मिस्ट संप्रदाय है? इस अवधि के दौरान गूहे ने छोटी लड़की को अपनी पहचान और क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के इतिहास के बारे में बताया था, इसलिए किंगलिन को आखिरकार अपने नए मार्शल आर्ट स्कूल के बारे में कुछ समझ आ गई थी। अपने सामने ऊंचे पहाड़ को देखते हुए किंगलिन की आंखें उत्साह और गर्व से भर गईं। अब से मैं क्लाउड मिस्ट संप्रदाय का शिष्य हूँ। वास्तव में? गूहे ने धीरे से सिर हिलाया और फिर छोटी लड़की को उठाया, धीरे से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे वरिष्ठ भाई और वरिष्ठ बहन से मिलवाता हूँ। ऐसा कहकर वह आकाश में उड़ गया, सीधे क्लाउड मिस्ट पर्वत पर उड़ गया। अरे देखो, वह कौन है? क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के ऊपर से उड़ने की हिम्मत किसने की? ये वरिष्ठ एल्डर गूहे जैसा दिखता है। ओह, फिर ठीक है। किंगलिन के साथ क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में गूहे के आगमन ने स्वाभाविक रूप से शिष्यों के बीच बहुत ध्यान और चर्चा को आकर्षित किया। ये दृश्य देखकर गूहे खुद को पुरानी यादों में खोए बिना नहीं रह सका। पिछली बार जब वह जियाओ यिक्सियन के साथ पहाड़ पर चढ़ा था तो ऐसा ही दृश्य था। कई महीनों के बाद वह एक नए शिष्य के साथ वापस लौटा था।
अध्याय 134 पहली मुलाकात। गूहे की गति से वह तुरंत क्लाउड मिस्ट माउंटेन की चोटी पर उड़ गया। फिर वह अपने आंगन में उतरा, अपनी बाहों में छोटी किंगलिन को पकड़े हुए। शिष्य, अब से ये स्थान क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में तुम्हारा घर होगा। गूहे ने आंगन को देखा और किंगलिन से धीरे से बोला, ये बहुत बड़ा आंगन है। छोटी लड़की ने अपनी आंखें चौड़ी की, अपने सामने बड़े आंगन की जांच की। उसका युवा चेहरा प्रत्याशा और उत्साह से भरा था। शिक्षक, क्या ये वास्तव में आप हैं? उस क्षण जल्दबाजी में कदमों की आवाज़ गूंजी और जियाओ यिक्सियन की तीखी और हैरान आवाज़ आंगन में गूंज उठी। जब गूहे उतरा तो उसने अपनी आभा नहीं छिपाई और किंगलिन के साथ बातचीत शांत नहीं हुई। जियाओ यिक्सियन को अपने कमरे के अंदर से एक परिचित उपस्थिति महसूस हुई और लंबे समय से प्रतीक्षित आवाज़ सुनकर वह अपने कमरे से बाहर निकल गई। गूहे ने अपना सिर उठाया और देखा कि एक सफ़ेद रंग की आकृति उसकी दृष्टि के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। शिक्षक, ये वास्तव में आप हैं? गूहे को देखते ही जियाओ यिक्सियन अपनी लालसा को रोक नहीं पाए और एक निगल की तरह अपने घोंसले में वापस लौटते हुए जल्दी से गूहे की ओर दौड़ी और फिर खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया। 1 महीने तक जियाओ यिक्सियन को न देखने के बाद गूहे को अपने स्नेही शिष्य की याद आई। उसने उस लड़की को देखा जिसने खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया था और उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान दिखाई दी। उसने उसकी पीठ को धीरे से थपथपाया और कहा, वहाँ, मैं वापस आ गया हूँ, है न? शिक्षक, मुझे आपकी बहुत याद आई। जियाओ यिक्सियन ने धीरे से ऊपर देखा, उसकी स्पष्ट आंखों में आंसू की बूंदें भरी हुई थीं, वह थोड़ा दुखी महसूस कर रही थी। गूहे ने हाथ बढ़ाया और जियाओ यिक्सियन की आंखों के कोने में आंसू पोंछे, धीरे से मुस्कुराते हुए। ठीक है, अब और आंसू नहीं। अपनी छोटी बहन के सामने रोना अच्छा नहीं लगता। छोटी बहन। इन शब्दों पर जियाओ यिक्सियन ने नाक सिकुड़ी और थोड़ा हैरान होकर देखा। उसकी नज़र गूहे के पीछे खड़े व्यक्ति पर चली गई। अभी अभी जियाओ यिक्सियन ने एक बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति देखी। अभी अभी अपने व्यवहार को याद करते हुए उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। किंगलिन का व्यक्तित्व कुछ हद तक डरपोक था और हालांकि इस दौरान गूहे के मार्गदर्शन में वह थोड़ी बदल गई थी, फिर भी वह कुछ हद तक आरक्षित थी। जब जियाओ यिक्सियन बाहर आया तो किंगलिन को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई और वह गूहे के पीछे छिप गई। जियाओ यिक्सियन को अपने शिक्षक की बाहों में रोते हुए देखकर और गूहे को अक्सर जियाओ यिक्सियन और लियू लिंग का जिक्र करते हुए सुनकर किंगलिन ने जल्दी से जियाओ यिक्सियन की पहचान का पता लगा लिया। क्या यह उसकी दूसरी बड़ी बहन थी? किंगलिन ने उत्सुकता से उस लड़की को देखा जो अपने शिक्षक की बाहों में रो रही थी और टिप्पणी की, तो दूसरी बड़ी बहन रोने की शौकीन है। जियाओ यिक्सियन को अभी भी इस बात का एहसास नहीं था कि पहली बार मिलने पर उसने अपनी छोटी बहन पर रोने वाली की छाप छोड़ी थी। गूहे के पीछे किंगलिन को देखकर जियाओ यिक्सियन ने तुरंत रोना बंद कर दिया। उसकी आंखों के कोने में आंसू की बूंदें थीं, उसका चेहरा लाल हो गया था और वह अपने सामने खड़ी छोटी लड़की को घूर रही थी। जहां तक किंगलिन की बात है, वह गूहे के पीछे ही रही, अपने छोटे से सिर से झांककर अपनी दूसरी बड़ी बहन को देख रही थी। अपनी सफ़ेद पोशाक में सुंदर जियाओ यिक्सियन को देखकर किंगलिन अपने दिल में ये कहने से खुद को नहीं रोक पाई, दूसरी बड़ी बहन बहुत सुंदर है। जियाओ यिक्सियन ने शर्मीली और डरपोक किंगलिन को देखा और खुद से सोचा, क्या ये वह नई शिष्या है जिसे शिक्षक ने अपने साथ लिया है? वह बहुत प्यारी है। गूहे अपने 2 शिष्यों के बीच चल रहे विचारों से अनजान था जब वे पहली बार मिले थे। उसे दोनों लड़कियों को चुपचाप एक दूसरे को घूरते देखना मनोरंजक लगा। किंगलिन को अपने पीछे छिपते देख गूहे कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। छोटी लड़की अभी भी अपनी शर्म से उबर नहीं पाई थी। गूहे ने धीरे से छोटी लड़की को अपने पीछे से बाहर निकाला और उसे प्यार से पेश किया। किंगलिन, ये वही सीनियर सिस्टर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तुम उसे सीनियर सिस्टर क्यों नहीं कहती? गूहे द्वारा उसके छिपने की जगह से बाहर निकाले जाने पर किंगलिन का चेहरा तुरंत चमकीला लाल हो गया। उसने डरते डरते जियाओ यिक्सियन को देखा, उसके होंठ थोड़े हिले और उसने नर्म कुरकुरी आवाज में कहा, सीनियर सिस्टर। अपने सामने प्यारी और डरपोक जूनियर बहन को देखकर जियाओ यिक्सियन को तुरंत उससे लगाव हो गया। जियो यिक्सियन का परिचय देने के बाद गूहे ने किंगलिन का परिचय देते हुए कहा, यह नई जूनियर बहन है जिसे मैंने अपने साथ रखा है। अब से उसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये सुनकर जियो यिक्सियन ने तुरंत सिर हिलाया और किंगलिन के पास पहुंची। उसने आगे बढ़कर किंगलिन के सिर को धीरे से थपथपाया, फिर नीचे झुकी और नर्म आवाज में पूछा, जूनियर बहन, मेरा नाम जियो यिक्सियन है। तुम्हारा नाम क्या है? किंगलिन ने शर्म महसूस करते हुए जवाब दिया, बड़ी बहन, मेरा नाम किंगलिन है। किंगलिन। जियो यिक्सियन ने खुद से नाम बुदबुदाया और फिर तारीफ की, कितना प्यारा नाम है। तुम बहुत प्यारी जूनियर बहन हो। इसके बाद ऐसा लगा कि जियो यिक्सियन को कुछ याद आ गया। उसने अपना हाथ अपनी स्थानिक अंगूठी पर फिराया और उसकी हथेली में एक जेड बोतल दिखाई दी। छोटी बहन, यह आत्माशोधन अमृत है जिसे मैंने परिष्कृत किया है और मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। जियाओ यिक्सियन ने जेड की बोतल किंगलिन को सौंप दी।
जियाओ यिक्सियन द्वारा उसे सौंपी गई जैड की बोतल को देखकर किंगलिन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने धीरे से कहा, धन्यवाद वरिष्ठ बहन। गूहे ने किंगलिन के हाथ में जैड की बोतल को देखा और आश्चर्य व्यक्त किया, लड़की, तुम ग्रेड 3 कीमियागर बनने के लिए आगे बढ़ गई हो। आत्मा शोधन अमृत ग्रेड 3 का अमृत था और केवल ग्रेड 3 कीमियागर ही इसे परिष्कृत कर सकता था। ये सुनकर जियाओ यिक्सियन ने सिर हिलाया, गूहे की ओर देखा और एक चंचल मुस्कान के साथ कहा, हाँ शिक्षक, अभी कुछ दिन पहले मैं ग्रेड 3 कीमियागर बनने के लिए सफलतापूर्वक आगे बढ़ी। उसने आगे कहा, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ ये सब उस स्पिरिट रिफाइनिंग पिल की बदौलत है जो आपने मुझे दी गुरु। इसके बिना मेरा अनुमान है कि मुझे सफलता पाने में कई और महीने लग जाते। स्पिरिट रिफाइनिंग पिल ग्रेड 5 का एक शीर्ष ग्रेड अमृत था। इसे लेने के बाद जियाओ यिक्सियन की आत्मा शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। ग्रेड 6 कीमियागर के रूप में गूहे से विरासत में मिली उसे एक सफलता पाने के लिए बस आत्मा शक्ति में वृद्धि और थोड़ा और कीमिया अनुभव की आवश्यकता थी। स्पिरिट रिफाइनिंग पिल लेने के बाद जियाओ यिक्सियन कुछ ही समय में ग्रेड 3 कीमियागर बन गई। ये सुनकर गूहे ने सिर हिलाया और उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, अच्छा काम जारी रखो। थोड़ी देर में मैं तुम्हें फिर से पुरस्कृत करूंगा मेरी प्यारी। गूहे ने गणना की और महसूस किया कि जियाओ यिक्सियन की पिछली सफलता के समय तक लगभग 10 दिन बाकी थे, जो सिस्टम के 10 गुना इनाम तंत्र को ट्रिगर करेगा। ये सोचकर गूहे को थोड़ी खुशी महसूस हुई। अपने शिष्यों के साथ क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में रहकर आत्मज्ञान के कई और दौर प्राप्त करने और साधना में सहायता प्राप्त करने से उसकी शक्ति में तेजी से सुधार होगा। अपने गुरु का वादा सुनकर जियाओ यिक्सियन ने दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिलाया और कहा, गुरु, मैं निश्चित रूप से और भी अधिक मेहनत करूंगी। गुरु, क्या ये वास्तव में आप हैं? शिष्य ने सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। उसी समय आंगन में एक और तेज कदमों की आवाज आई और बाहर से लियू लिंग की उत्साहित और हर्षित आवाज सुनी जा सकती थी। जाहिर है, गूहे के संप्रदाय में वापस आने की खबर लियू लिंग के कानों तक पहुंच गई थी। खबर मिलने पर लियू लिंग, जो अभी अभी सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुकी थी, बहुत खुश हुई। वह गूहे के आंगन की ओर दौड़ी। अध्याय 135। अचंभित लियू लिंग। छोटी बहन, ये वरिष्ठ भाई की ओर से स्वागत उपहार है। आंगन में लियू लिंग ने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक जैड बोतल निकाली और मुस्कुराते हुए किंगलिन को सौंप दी। इस प्यारी छोटी बहन के अचानक प्रकट होने पर लियू लिंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन पिछली बार जियो यिक्सियन के आगमन का अनुभव करने के बाद उसने जल्दी से स्थिति के अनुकूल खुद को ढाल लिया। किंगलिन के मनमोहक चेहरे को देखकर लियू लिंग को स्वाभाविक रूप से उसके बारे में अनुकूल धारणा थी। गूहे के परिचय के बाद लियू लिंग ने अपनी पहली मुलाकात के उपहार के रूप में अमृत की एक बोतल निकाली। किंगलिन की तरफ लियू लिंग की अचानक उपस्थिति को देखकर वह एक बार फिर शर्म से गूहे के पीछे छिप गई, जिज्ञासा से बाहर झांकने लगी। हालांकि जब उसने लियू लिंग द्वारा पेश की गई जैड बोतल देखी तो वह आगे बढ़कर उसे स्वीकार करने में झिझक रही थी। ये स्पष्ट था कि एक लड़की के रूप में और उस समय एक सुंदर लड़की के रूप में जियाओ यिक्सियन के साथ जुड़ना किंगलिन के लिए आसान था, जिससे उसके लिए इस बड़ी बहन को स्वीकार करना आसान हो गया। इसके विपरीत लियू लिंग उसके वरिष्ठ भाई के रूप में और एक अजीब मुखौटा के साथ किंगलिन को समायोजित करने के लिए थोड़ा अधिक समय की आवश्यकता थी। वह स्वागत उपहार स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, डरपोक दिखाई दी और अपने शिक्षक से मदद मांगी। ये देखकर कि किंगलिन ने उसका स्वागत उपहार स्वीकार नहीं किया, लियू लिंग ने सोचा कि उसने उसे कुछ बहुत ही महत्वहीन दिया होगा। इससे उसे याद आया कि जब उसकी दूसरी छोटी बहन अभी अभी आई थी और उसने जो उपहार उसे दिया था उसका उनके शिक्षक ने मजाक उड़ाया था। इस बारे में सोचते हुए लियू लिंग ने जल्दी से समझाया, छोटी बहन, रिटर्निंग क्यूई अमृत एक ग्रेड 3 अमृत वरिष्ठ भाई से एक उपहार है। कृपया इसे नापसंद न करें। लियू लिंग जो सबसे अच्छा उपहार दे सकता था वह ग्रेड 3 अमृत था। वह अपनी ईमानदारी दिखा रहा था। बगल में गूहे ने लियू लिंग की बातें सुनकर एक आश्चर्यचकित भाव प्रकट किया। तुम बच्चे ग्रेड 3 अल्केमिस्ट बनने के लिए भी सफल हो गए हो। बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है कि मैं एक महीने से दूर हूं, लेकिन तुम दोनों आलसी नहीं रहे हो। बाद में मैं तुम्हें जरूर पुरस्कृत करूंगा। ये सुनते ही लियू लिंग के चेहरे पर तुरंत खुशी के भाव दिखाई दिए। वह अपने शिक्षक से फिर से ज्ञान के हस्तांतरण को स्वीकार कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि उसकी ताकत एक बार फिर आसमान छूने वाली थी। हालांकि लियू लिंग के चेहरे पर जल्द ही संदेह के भाव दिखाई दिए। हम दोनों, क्या ये हो सकता है? ऐसा लग रहा था कि उसे एहसास हो गया था। उसकी आंखों में एक अविश्वसनीय भाव दिखाई दिया जब वह जियो यिक्सियन की ओर देखने के लिए मुड़ा। आश्चर्य से पूछा, जूनियर बहन, क्या तुम भी ग्रेड 3 अल्केमिस्ट बनने के लिए सफल हो गई हो? जियो यिक्सियन ने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सफलता हासिल की है। जियाओ यिक्सियन से सकारात्मक जवाब मिलने पर लियू लिंग चुप हो गया, कुछ हद तक आहत महसूस कर रहा था।
हालांकि दूसरों को शायद पता न हो, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि जियाओ यिक्सियन ने उनके गुरु के संप्रदाय में शामिल होने के बाद ही कीमिया सीखना शुरू किया था। ध्यान से विचार करने पर जियाओ यिक्सियन 1 साल से भी कम समय से कीमिया सीख रही थी। 1 साल से भी कम समय में वह सीधे ग्रेड 3 कीमियागर बन गई थी। यह बेहद अविश्वसनीय था। जियाओ यिक्सियन की तुलना में साधना की गति के मामले में अपर्याप्त महसूस करते हुए लियूलिंग को ठेस पहुंची। अब कीमिया में भी, जिस पर उसे हमेशा गर्व था, वह जियाओ यिक्सियन से आगे निकल गया था। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ऐसा लग रहा था कि उसे और भी अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। अपने शिक्षक के असाधारण संविधानों के सिद्धांत के बारे में सोचते हुए लियूलिंग केवल इसे चुपचाप स्वीकार कर सकता था। इन असाधारण संविधानों की तुलना में वह बस खुद को यातना दे रहा था। ये सोचते हुए लियूलिंग की नज़र किंगलिन पर पड़ी, जो बूहे के पीछे था। वह कुछ सोचे बिना नहीं रह सका। क्या उनके शिक्षक की यह नई जूनियर बहन भी असाधारण शारीरिक संरचना वाली है? यह विचार उसके दिमाग में कौंध गया और लियूलिंग और भी चिंतित हो गया। अगर कोई दूसरी जूनियर बहन उससे आगे निकल गई तो इससे बड़े वरिष्ठ भाई के रूप में उसकी स्थिति कम हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि उसे भविष्य में और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। बगल में गूहे ने लियूलिंग के चेहरे पर बदलते भावों को देखा और समझा कि युवक शायद इस स्थिति से प्रभावित हुआ है। हालांकि गूहे ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। जियाओ यिक्सियन और किंगलिन की तुलना में, जिनके पास असाधारण संविधान थे, लियूलिंग की प्रतिभा वास्तव में कम थी। बिना किसी दबाव के ये युवक शायद तुरंत ही शांत हो जाता। फिर गूहे ने अपने पीछे छिपे किंगलिन को देखा और धीरे से कहा, चूंकि यह आपके वरिष्ठ भाई की ओर से एक उपहार है, इसलिए आपको इसे स्वीकार करना चाहिए। गूहे के शब्दों को सुनकर किंगलिन ने आखिरकार लियूलिंग की ओर देखा और फिर अपना छोटा हाथ बढ़ाकर धीरे से लियूलिंग के हाथ से जेड की बोतल ले ली। उसने नर्म आवाज में कहा, धन्यवाद वरिष्ठ भाई। अब जब वे तीनों एक दूसरे से परिचित हो गए थे तो गूहे ने और कुछ नहीं कहा और जियाओ यिक्सियन की ओर मुड़ते हुए कहा, अपनी छोटी बहन को एक कमरा चुनने के लिए ले जाओ। अब से वह भी आंगन में रहेगी। जियो यिक्सियन ने सिर हिलाया और फिर किंगलिन का हाथ थाम लिया, धीरे से कहा, चलो छोटी बहन। किंगलिन ने डरपोक नज़र से गूहे की ओर देखा और उसके सिर हिलाने के बाद अनिच्छा से खुद को जियो यिक्सियन के पास ले जाने दिया। जब वे दोनों चले गए तो आंगन में सिर्फ गूहे और लियूलिंग ही बचे थे। कुछ सोचते हुए लियूलिंग की आंखें थोड़ी चमक उठीं और उसने गूहे को उत्सुकता से देखा। लियूलिंग के उत्सुक भाव को देखकर गूहे स्वाभाविक रूप से समझ गया कि उसके मन में क्या था। उसने सीधे कहा, मेरे सामने घुटने टेक दो। ये सुनकर लियूलिंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसके चेहरे पर उत्साहपूर्ण भाव दिखाई दिया। उसने उत्तर दिया, हाँ गुरु। फिर वह आज्ञाकारी रूप से गूहे के सामने घुटने टेक दिया। उसके चेहरे पर उत्सुकता का भाव था। इस बार तुम्हें इसे लंबे समय तक सहना होगा, गूहे ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। फिर वह धीरे से खड़ा हुआ और लियूलिंग के पीछे चला गया, अपना हाथ उसकी पीठ पर रखते हुए। लियूलिंग ने यह सुना और ईमानदारी से वादा किया, गुरु, मैं इसे लंबे समय तक सहन कर सकता हूँ। इसके बाद लियूलिंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने मन ही मन खुद से कसम खाई कि उसे इस बार दृढ़ रहना चाहिए और अपने शिक्षक को नए सिरे से सम्मान के साथ देखना चाहिए। इस दौरान लियूलिंग लगातार अपने शरीर को शांत करने के लिए आत्मा के तरल पदार्थ का उपयोग कर रहा था। वह लंबे समय से ज्ञान के इस हस्तांतरण की तैयारी कर रहा था। उसे दृढ़ विश्वास था कि वह अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ सकता है। ध्यान केंद्रित करें और अपने दिमाग को शांत करें, गूहे ने निर्देश दिया और फिर एक विचार के साथ उसने ज्ञान के हस्तांतरण को करना शुरू कर दिया। डूक्यूई की एक शक्तिशाली लहर उसके हाथ की हथेली के माध्यम से लियूलिंग के शरीर में प्रवाहित हुई। अपने शरीर में प्रवेश करने वाली अपार शक्ति को महसूस करते हुए लियूलिंग चौंक गया और उसने सोचा, गुरु और भी मजबूत हो रहे हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के लियूलिंग ने अपना पूरा प्रयास किया। जैसे ही शक्तिशाली और हिंसक शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई, उसने महसूस किया कि उसके मेरिडियन फटने की अनुभूति के साथ प्रतिक्रिया कर रहे हैं। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से शक्ति को अपने शरीर के भीतर डूक्यूई के भंवर की ओर निर्देशित किया। जल्द ही लियूलिंग के शरीर से निकलने वाली आभा धीरे धीरे बदलने लगी। गूहे द्वारा स्थानांतरण शुरू करने के 20 सांसों से भी कम समय में लियूलिंग के शरीर के भीतर से एक दबी हुई आवाज आई, 7 सितारा डू मास्टर। एक पल में लियूलिंग आसानी से 7 सितारा डू मास्टर के स्तर तक पहुंच गया। लेकिन यह अंत नहीं था। गूहे ने ज्ञान का स्थानांतरण जारी रखा। 30 से अधिक सांसों के बाद लियूलिंग की आभा एक बार फिर बदल गई। 8 सितारा डू मास्टर। अध्याय 136, प्रगति के 15 वर्ष। इस समय लियूलिंग के शरीर में चुभने वाले दर्द की लहरें उठ रही थीं, लेकिन उसने अपने शिक्षक के शब्दों को याद करते हुए अपने दांत पीस लिए। उसने अपने शिक्षक को निराश न करने का निश्चय किया। 1 दर्जन सांसों के बाद लियूलिंग की आभा में एक और बदलाव आया। 9 सितारा डू मास्टर।
100 से ज्यादा सांसों की एक छोटी सी अवधि में लियूलिंग ने लगातार 3 क्षेत्रों को तोड़ दिया था, एक 6 सितारा डू मास्टर से 9 सितारा डू मास्टर तक। इस बिंदु पर लियूलिंग लगभग अपनी सीमा तक पहुंच रहा था। उसने अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए बैंगनी सूर्य सूत्र को सक्रिय करते हुए खुद को कगार पर धकेलने का फैसला किया। कुछ और दर्जनों सांसों के बाद लियूलिंग ने महसूस किया कि उसकी मेरिडियन फटने के कगार पर थी और उसका रंग नाटकीय रूप से बदल गया। शिक्षक, मैं इसे और सहन नहीं कर सकता, ये फटने वाला है। लियूलिंग दर्द से चिल्लाया। लियूलिंग के पीड़ा से भरे शब्दों को सुनकर गूहे के चेहरे पर भाव बदल गए और उसने देरी करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत ज्ञान के हस्तांतरण को रोक दिया। अगले ही पल उसके दिमाग में एक अधिसूचना की आवाज़ गूंजी। डिंग, पता चला कि मेजबान ने वरिष्ठ शिष्य लियूलिंग को आधे दिन की साधना दी है। मेजबान को 10,000 गुना वापसी तंत्र को सक्रिय करने के लिए बधाई। 15 साल की साधना प्राप्त करना, 3 सितारा डू जोंग क्षेत्र के बराबर। 15 साल की साधना प्रणाली स्थान में जमा हो गई है, कृपया इसे जांचें, मेजबान। प्रणाली की घोषणा सुनकर गूहे को अपने दिल में थोड़ी निराशा महसूस हुई। ये केवल आधे दिन की साधना थी। अच्छा, कम से कम इस बार उसने 10,000 गुना वापसी तंत्र को सक्रिय किया, अन्यथा परिणाम को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता था। 15 साल की साधना, वह अभी भी इसे स्वीकार कर सकता था, हालांकि मुश्किल से। हालांकि यह साधना के केवल 15 वर्ष थे, गूहे उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। इस नई साधना के साथ उसे विश्वास था कि वह एक ही बार में 4 सितारा डू जोंग या यहाँ तक कि 5 सितारा डू जोंग क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके बाद उसने लियूलिंग की ओर देखा, जो अभी भी अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को परिष्कृत करने में डूबा हुआ था, और थोड़ा सिर हिलाया। ये बच्चा शायद बहुत सहनशील न हो, लेकिन उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। कम से कम वह एक और दौर सहन कर सकता था, अन्यथा वह आधे दिन की साधना भी नहीं झेल सकता था। वास्तव में गूहे ने पहले ही इस परिणाम की आशा कर ली थी। जैसे जैसे उसकी अपनी साधना बढ़ती गई, इन नन्हे मुन्नों की सहनशक्ति कम होती गई। वह देख सकता था कि उसकी अनुपस्थिति के दौरान लियूलिंग सुस्त नहीं हुआ था और उसकी शारीरिक शक्ति में वास्तव में बहुत सुधार हुआ था। हालांकि समस्या ये थी कि गूहे की साधना बहुत तेजी से बढ़ रही थी, यहाँ तक कि लियूलिंग की तुलना में भी अधिक। आखिरकार गूहे के पास कई शिष्य थे जो उनके ज्ञान के हस्तांतरण को प्राप्त कर सकते थे। जैसे जैसे उनकी साधना बढ़ती गई, एक दिन में अवशोषित डू क्यूई की मात्रा बढ़ती गई, जो लियूलिंग जैसे डू मास्टर के लिए आसानी से सहन करने से कहीं ज्यादा थी। भले ही लियूलिंग ने आत्मा द्रव के लगातार उपयोग के माध्यम से अपने शरीर को मजबूत किया था, लेकिन वह जिस अवधि को झेल सकता था वह सीमित थी। यदि वह डू मास्टर क्षेत्र के एक अलग स्तर पर होता तो वह शायद कुछ घंटों की साधना भी नहीं झेल पाता। यदि इस अवधि के दौरान लियूलिंग की आत्मा द्रव के साथ दैनिक तड़का न होता तो गूहे ने अनुमान लगाया कि वह शायद आधे दिन की साधना भी नहीं झेल पाता और उसकी मेरिडियन फट जाती। ऐसा लगता है कि भविष्य में मुझे उनके शारीरिक तड़का को और बढ़ाने का एक तरीका खोजने की आवश्यकता होगी, गूहे ने आंतरिक रूप से निर्णय लिया। इसके बाद गूहे की चेतना ने सिस्टम स्पेस में प्रवेश किया, 15 साल की साधना की कक्षा की जांच की और फिर सिस्टम स्पेस से बाहर निकल गई। डू जोंग क्षेत्र में सफलता एक महत्वपूर्ण हलचल पैदा करेगी। गूहे को अपनी सामान्य प्रथा का पालन करना होगा और क्लाउडलैंड संप्रदाय से बहुत दूर एक जगह पर सफलता प्राप्त करनी होगी। लियूलिंग को देखते हुए, जो अभी तक नहीं जागा था, गूहे जल्दी में नहीं था। वह मंडप में गया, बैठ गया और चुपचाप लियूलिंग के होश में आने का इंतजार करने लगा। धमाका! जैसे ही गूहे आधे घंटे से मंडप में इंतजार कर रहा था, लियूलिंग के शरीर के भीतर से एक और दबी हुई आवाज आ रही थी। उसका आभामंडल अचानक बढ़ गया और उसकी साधना सीधे 9 सितारा डू मास्टर के शिखर तक पहुंच गई। इस समय लियूलिंग ने आखिरकार अपने शरीर में मौजूद सारी प्रचुर ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। उसकी साधना पूरी तरह से स्थिर हो गई थी। एक पल के बाद लियूलिंग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। मंडप में बैठे गूहे को देखकर लियूलिंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने तुरंत अपनी साधना की जांच की। शिखर 9 सितारा डू मास्टर। अगले ही पल लियूलिंग के चेहरे पर अत्यधिक उत्साह का भाव दिखाई दिया। अपने शरीर के भीतर अपार शक्ति को महसूस करते हुए लियूलिंग आनंदित हो गया और खुशी से नाचने के अलावा कुछ नहीं कर सका। पलक झपकते ही वह 6 सितारा डू मास्टर से 9 सितारा डू मास्टर के शिखर तक पहुंच गया था। वह महान डू मास्टर बनने से बस एक कदम दूर था। महान डू मास्टर, क्लाउडलैंड संप्रदाय के कुछ बुजुर्गों का यही स्तर था। लियूलिंग ने इतनी कम उम्र में ऐसी उपलब्धि हासिल की थी। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। उसने विस्मय में आह भरी था कि वह पिछले दौर के दौरान थोड़ी देर तक टिकने में कामयाब रहा, अन्यथा वह 9 सितारा डू मास्टर के शिखर तक नहीं पहुंच पाता। इसके बाद उसने राहत महसूस की। सौभाग्य से पिछले महीने अपने शिक्षक की अनुपस्थिति के दौरान वह सुस्त नहीं रहा था।
अन्यथा वह शायद अभी ज्ञान के हस्तांतरण के पहले दौर को सहन नहीं कर पाता। उसका शिक्षक वास्तव में दुर्जेय था। वर्तमान की तुलना अतीत से करने पर लियू लिंग स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि उसके शिक्षक की डुक्यूई बहुत मोटी और अधिक शक्तिशाली हो गई थी। इसे दुनिया को हिला देने वाला परिवर्तन कहा जा सकता है। इस समय लियू लिंग की निगाहें गुहे की ओर देखते ही उत्सुक हो गईं। उसने अपने शिक्षक को कभी कोई कार्रवाई करते नहीं देखा था और वह अपने शिक्षक के वर्तमान दायरे को नहीं जानता था। बाहरी अफवाहों के अनुसार उसका शिक्षक केवल डुवांग स्तर का था, लेकिन लियू लिंग इस पर विश्वास नहीं कर सका। इतना मोटा भयानक डुक्यूई केवल एक डुवांग के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? लियू लिंग ने सामान्य दिनों में क्लाउडलैंड संप्रदाय के भीतर कुछ डुवांग बुजुर्गों के साथ बातचीत की थी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उनकी आभा उसके शिक्षक की तुलना में बहुत कम थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके शिक्षक ने पहले ही डुहुआंग दायरे में प्रवेश कर लिया हो? जब लियू लिंग ने मंडप में गुहे को देखा तो यह विचार उसके दिमाग में आया। लियू लिंग की निगाहों को भांपते हुए गुहे ने उसकी ओर देखा और एक हल्की नज़र से कहा, जाग गए। गुहे की बातें सुनकर लियू लिंग तुरंत उठ खड़ा हुआ और चेहरे पर मुस्कान लिए उसके पास गया। जागो गुरु। गुहे ने पूछा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? लियू लिंग के चेहरे पर उत्साहपूर्ण भाव दिखाई दिए और उसने उत्तर दिया, बहुत बढ़िया गुरु, आप और अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं। गुहे ने स्वाभाविक रूप से लियू लिंग के दिल में उत्साह को समझा। आखिरकार उसने अक्सर खुद शक्ति में अचानक वृद्धि के रोमांच का अनुभव किया है। भविष्य में आपको अपने भौतिक शरीर को संयमित करना जारी रखना चाहिए। ढिलाई न बरतें, गुहे ने एक फीकी आवाज में सलाह दी। समझ गए। लियू लिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और दृढ़ता से बोला, गुरु, मैं और भी अधिक मेहनत करूंगा। ... ठीक है, यहाँ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा दूसरा इनाम देने जा रहा हूँ, गुहे ने कुछ देर बात करने के बाद अचानक कहा। ठीक है गुरु। ये सुनकर लियू लिंग का दिल कांप उठा और वह तुरंत गुहे के सामने बैठ गया। इस बार आपको बैठने की जरूरत नहीं है, गुहे ने कहा और अपनी स्थानिक अंगूठी से एक जेड बोतल निकाली। जेड बोतल में संबंधित बैंगनी क्रिस्टल सार था। अध्याय 137, फीनिक्स ब्लडस्टोन, अमर अग्नि। गुरुजी, यह क्या है? क्या ये कोई औषधीय गोली है? गुहे से जेड की बोतल प्राप्त करते समय लियू लिंग थोड़ा हैरान दिखाई दिया। गुहे ने शांति से उत्तर दिया, इसे कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल एसेंस कहा जाता है। कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल एसेंस। जब लियू लिंग ने गुहे से जेड की बोतल ली और उसकी जांच की तो उसने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा लगा जैसे उसने ये नाम पहले कहीं सुना हो। लियू लिंग के दिमाग में एक दूर की याद फिर से उभर आई, एक प्राचीन पाठ की याद जो उसने यूनान संप्रदाय के पुस्तकालय में पढ़ी थी। गामा साम्राज्य में सबसे प्रमुख संप्रदाय के रूप में यूनान संप्रदाय के पुस्तकालय में स्वाभाविक रूप से कई प्राचीन ग्रंथ थे। लियू लिंग के दिमाग में जो सामग्री उभरी वह कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल एसेंस के बारे में थी। कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल एसेंस। जब उसने ये शब्द कुछ बार दोहराए तो लियू लिंग के दिमाग में यादें पूरी तरह से जाग उठीं। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं, अविश्वास में अपने हाथ में जेड की बोतल को देखा और कहा, ये वास्तव में कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल एसेंस है। उसके दिमाग में कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल एसेंस के बारे में सारी जानकारी तुरंत याद आ गई। कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल एसेंस एक प्राकृतिक रूप से उपहार में दिया गया प्राकृतिक खजाना है। ये पर्पल क्रिस्टल विंग लान किंग द्वारा अपनी गर्भावस्था के दौरान उत्पादित एक कीमती सामग्री है। इस बात की बहुत कम संभावना है कि पर्पल क्रिस्टल विंग लान किंग अपने बच्चों के साथ इस कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल एसेंस का उत्पादन करे। कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल एसेंस बहुत लंबे समय से लान किंग के पेट में है, जिससे इसमें पर्याप्त मात्रा में शुद्ध ऊर्जा होती है। एक बार जब युवा जानवर विकास के चौथे रैंक डू मास्टर चरण में पहुंच जाता है तो इसे खाकर वह सीधे 5वें रैंक डू मास्टर बन सकता है। इसके अलावा इसके भीतर की अनोखी जानवर की आग अन्य पर्पल क्रिस्टल विंगलान की आग से कहीं अधिक मजबूत होगी, जिन्होंने कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल एसेंस का सेवन नहीं किया है। शिक्षक, आप ऐसा कुछ प्राप्त करने में कामयाब रहे। लियू लिंग उत्साहित और प्रभावित दिखे। उन्हें याद आया कि कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल एसेंस न केवल पर्पल क्रिस्टल विंगलान किंग की संतानों के लिए बेहद फायदेमंद था, बल्कि इसे पीने वाले महान डू मास्टर्स की ताकत को भी बढ़ा सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेवन के बाद एक अच्छा मौका था कि कोई व्यक्ति अद्वितीय जानवर की लौ ज्वाला को अवशोषित कर सकता था, जो कि पर्पल ईगल फ्लेम लियू लिंग द्वारा पहले परिष्कृत की गई थी, उससे भी अधिक शक्तिशाली थी। गुहे लियू लिंग की ज्ञानपूर्ण प्रतिक्रिया से थोड़ा हैरान थे। ऐसा लग रहा था कि इस युवा शिष्य को दुनिया की कुछ समझ थी, जिससे गुहे को कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल एसेंस के सार को समझाने से बचना पड़ा। गुहे ने बस एक चेतावनी जारी की, कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल एसेंस में अत्यधिक हिंसक ऊर्जा होती है। आपके वर्तमान साधना स्तर के साथ कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल एसेंस की इस बोतल का सेवन 3 अलग अलग हिस्सों में करना सबसे अच्छा है, अन्यथा शरीर में विस्फोट होने का खतरा हो सकता है।
लियू लिंग, जिसे कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल एसेंस की गहरी समझ थी, ने गूहे की चेतावनी सुनने के बाद गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, गुरु, मैं समझ गया। उसकी आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल एसेंस की इस बोतल के साथ वह कुछ ही समय में ग्रेट डू मास्टर स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। इसके अलावा वह एक अधिक शक्तिशाली जानवर की आग तक पहुंच प्राप्त करेगा। डिंग, मेजबान ने वरिष्ठ शिष्य लियू लिंग को कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल एसेंस की एक बोतल दी है। मेजबान को 10,000 गुना रिटर्न ट्रिगर करने के लिए बधाई। मेजबान को एक फीनिक्स ब्लडस्टोन मिला है। फीनिक्स ब्लडस्टोन को सिस्टम स्पेस में रखा गया है। कृपया ध्यान दें, मेजबान। बस उसी क्षण सिस्टम से एक अधिसूचना गूहे के दिमाग में गूंज उठी। फीनिक्स ब्लडस्टोन। गूहे थोड़ा स्तब्ध था। यह क्या है? क्या ये किसी तरह का दुर्लभ खजाना है? लियू लिंग को देखकर, जो खुशी से साथी बैंगनी क्रिस्टल सार को पकड़े हुए था, गूहे को आश्चर्य हुआ। इस युवक को वास्तव में कुछ ज्ञान था। उसने साथी बैंगनी क्रिस्टल सार को भी पहचान लिया। यह अच्छा है, यह मुझे इसे समझाने से बचाता है। गूहे ने संक्षेप में समझाया, फीनिक्स ब्लडस्टोन वह इनाम है जो सिस्टम ने आपको साथी बैंगनी क्रिस्टल सार देने के लिए दिया है। यह एक बहुत ही कीमती सामग्री भी है, लेकिन आपको अभी इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने अपना ध्यान वापस लियू लिंग की ओर लगाया, जो अभी भी उत्साह में डूबा हुआ था। आपको जितनी जल्दी हो सके साथी बैंगनी क्रिस्टल सार का उपभोग करना चाहिए और इसे परिष्कृत करना शुरू करना चाहिए। इसके भीतर बैंगनी लौ के अवशोषण पर ध्यान देना याद रखें। लियू लिंग ने सिर हिलाया और साथी बैंगनी क्रिस्टल सार को अपनी स्थानिक अंगूठी में सावधानी से संग्रहित किया। फिर उसने अपनी नज़र वापस गूहे की ओर घुमाई और पूछा, गुरु, मैं इसे कब खा सकता हूँ? गूहे ने एक पल सोचा और जवाब दिया, 9वीं रैंक डू मास्टर स्तर तक पहुंचने तक प्रतीक्षा करें। इस तरह आप इसकी ऊर्जा और बैंगनी लौ को अवशोषित करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। यह आपकी उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। क्या ये फीनिक्स ब्लडस्टोन है? गूहे की नज़र उसके सामने पड़े रक्तलाल रत्न पर टिकी रही, ध्यान से उसकी जांच कर रहा था। रत्न लगातार रक्तलाल रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, जिससे यह एक भयानक रूप ले रहा था। करीब से निरीक्षण करने पर गूहे ने रत्न के भीतर एक अग्नि फीनिक्स के नृत्य का हल्का भ्रम देखा। विरोध करने में असमर्थ, उसने फीनिक्स ब्लडस्टोन को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उस पर लगा, उसका भाव अचानक बदल गया और उसने जल्दी से रत्न को छोड़ दिया। ये बहुत गर्म है। गूहे ने अपनी हथेली पर दिखाई देने वाले रक्तलाल निशान को देखा। उसके चेहरे पर एक चौंका देने वाला भाव था। फीनिक्स ब्लडस्टोन बाहर से देखने पर सामान्य लग रहा था, लेकिन संपर्क में आने पर जो तापमान उत्सर्जित हुआ वह अप्रत्याशित था। भले ही उसका शरीर स्वर्गीय ज्वाला से तप रहा था, लेकिन उच्च तापमान के प्रति उसका प्रतिरोध असाधारण था। फिर भी जब उसने फीनिक्स ब्लडस्टोन को छुआ तो उसके हाथ में एक भयंकर जलन हुई। जैसे ही गूहे अचंभित हुआ, उसके दिमाग में एक जानकारी उमड़ पड़ी। फीनिक्स ब्लडस्टोन, प्राचीन दिव्य फीनिक्स का बचा हुआ रक्त, स्वर्ग और पृथ्वी के सार को अवशोषित करके संघनित किया गया है। इसमें अत्यंत शुद्ध अग्नि गुण ऊर्जा होती है और सफल शोधन के बाद अमर अग्नि प्राप्त होती है। इस जानकारी में फीनिक्स ब्लडस्टोन के बारे में जानने के लिए सब कुछ था। एक प्राचीन दिव्य फीनिक्स का बचा हुआ रक्त, इसमें बहुत समृद्ध अग्नि गुण ऊर्जा होती है। शोधन के बाद अमर अग्नि प्राप्त होती है। अपने मन में जानकारी पढ़ने के बाद गूहे की आंखें धीरे धीरे चमक उठीं। इस फीनिक्स ब्लडस्टोन की उत्पत्ति और कार्य वास्तव में असाधारण थे। गूहे को आश्चर्य हुआ कि फीनिक्स ब्लडस्टोन को परिष्कृत करने से उसे एक स्वर्गीय ज्वाला भी प्राप्त होगी। अमर अग्नि, वह किस तरह की स्वर्गीय ज्वाला थी? अपने सामने फीनिक्स ब्लडस्टोन को देखते हुए गूहे ने उस तीव्र गर्मी के बारे में सोचा जो उसने पहले इसे छूने पर अनुभव की थी। उसने चुपके से एक निर्णय लिया, ऐसा लगता है कि मुझे दिव्य अग्नि तकनीक का उपयोग करना होगा और इसे परिष्कृत करने के लिए अपनी स्वयं की सार अग्नि का उपयोग करना होगा। उसकी दिव्य अग्नि विकास के लिए अन्य स्वर्गीय ज्वालाओं को भस्म कर सकती थी, जो फीनिक्स ब्लडस्टोन को भस्म करने के लिए एकदम सही थी। इसके अलावा उसकी दिव्य अग्नि द्वारा भस्म की गई ऊर्जा को आत्मसात किया जा सकता था, जिससे उसकी साधना और भी बढ़ जाती। फीनिक्स ब्लडस्टोन में निहित अपार ऊर्जा गूहे के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। जब वह अमर ज्वाला को भस्म कर लेता तो उसकी दिव्य अग्नि की शक्ति और भी बढ़ जाती। ये निर्णय लेने के बाद गूहे ने अपने विचारों को आगे बढ़ाया और सीधे सिस्टम स्पेस से बाहर निकल गया। बाहर ल्यूलांग अपने हाथ में बोतल को निहार रहा था। जिज्ञासा ने उसे जीत लिया और वह बोतल को खोलने से खुद को रोक नहीं सका और अंदर झांकने लगा। तुरंत बोतल से शक्तिशाली ऊर्जा का एक उछाल निकला। ये दृश्य देखकर चौंक गया। ल्यूलांग ने ऊर्जा बर्बाद होने के डर से जल्दी से बोतल को सील कर दिया। वह हमेशा ऊर्जा संरक्षण के बारे में सतर्क रहता था, इसे बर्बाद करना दिल तोड़ने वाला होगा। तभी गूहे ने अपनी आंखें खोली और शांति से कहा, ठीक है साथी, बैंगनी क्रिस्टल सार को दूर रखो। मैं तुम्हें तुम्हारा तीसरा इनाम दूंगा।
अध्याय 138, 9वें स्तर का राक्षसी जानवर वंश, शून्य जानवर। तीसरा इनाम। गूहे के शब्दों को सुनकर लियू लिंग की आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से साथी एमेथिस्ट क्रिस्टल स्रोत को हटा दिया। फिर उसके चेहरे पर एक उम्मीद भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी। तीसरा इनाम क्या होगा जो शिक्षक मुझे देगा? गूहे मंडप से बाहर चला गया और कहा, मेरे पीछे आओ। हो, लियू लिंग कुछ हैरान था। शिक्षक उसे वास्तव में क्या देना चाहते थे? क्या मुझे भी आंगन में जाने की जरूरत है? कुछ ही देर बाद गूहे आंगन के बीच में आ गया। एक विचार के साथ आंगन में एक छोटा बैंगनी जानवर दिखाई दिया। दहाड़ दहाड़ दहाड़। जैसे ही बैंगनी जीव आंगन में दिखाई दिया, उसने सूंघना शुरू किया और फिर उसकी पुतलियां चमक उठीं। वह गूहे की ओर भागा और उसके जूते के तलवे चाटने लगा। अपने सामने बैंगनी जीव को देखकर गूहे मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये बैंगनी जीव नीलम पंख वाले शेर राजा का शावक है। गूहे ने इस दौरान इसे पहले ही वश में कर लिया था। छोटा बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ था और उसकी बुद्धि पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। गूहे ने बस उसे कुछ प्रोत्साहन दिए थे, उसे रोजाना कुछ अमृत और जादुई कोर खिलाए थे और वे करीब आ गए थे। आंगन में बैंगनी जीव की अचानक उपस्थिति को देखकर लियू लिंग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसे कुछ एहसास हुआ और वह अपने चेहरे पर खुशी के भाव दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। क्या ये हो सकता है कि शिक्षक का मुझे दिया गया तीसरा उपहार यह बैंगनी जीव है? ये सोचते हुए लियू लिंग कुछ नहीं कर सका उत्साहित महसूस करने में मदद करें। जब से उसने अपनी दूसरी छोटी बहन को आयरनविंग जायंट ईगल पर आसमान में उड़ते देखा था, तब से वही ईर्ष्यालु था। आखिर कौन जादुई जानवर का साथी नहीं चाहेगा? उसने सुना था कि उसकी दूसरी छोटी बहन का आयरनविंग जायंट ईगल 5वें स्तर का जादुई जानवर था और बड़ा होने पर उसकी ताकत डुकिंग के बराबर हो सकती थी। वह अपनी दूसरी छोटी बहन के पालतू जानवर से बेहद ईर्ष्यालु था। अब शिक्षक आखिरकार मुझे एक जादुई जानवर का साथी भी देने जा रहे थे। गूहे के जूते के तलवों को चाट रहे एमेथिस्ट विंग लायन किंग शावक को देखकर लियू लिंग उसे आंकने से खुद को रोक नहीं सका। ये किस तरह का जादुई जानवर है? ये शेर जैसा दिखता है। ये काफी असाधारण, बहुत राजसी लगता है। लियू लिंग ने पहले ही खुद को इस बैंगनी प्राणी की सवारी करते हुए कल्पना करना शुरू कर दिया था। कुछ देर तक एमेथिस्ट विंग लायन किंग शावक के साथ खेलने के बाद गूहे ने आखिरकार लियू लिंग की ओर देखा। इस जानवर को एमेथिस्ट विंग लायन कहा जाता है और ये तीसरा उपहार है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, गूहे ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ये वास्तव में मेरे लिए है? हालांकि वह इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन इस समय गूहे के शब्दों को सुनकर लियू लिंग और भी उत्साहित हो गया। अगर वह शिक्षक के सामने अपनी छवि बनाए रखने की इच्छा न रखता तो वह लगभग खुशी से नाच रहा होता। अब से मैं, लियू लिंग, भी अपना खुद का जादुई जानवर साथी होगा। एक मिनट रुको, क्या शिक्षक ने अभी कहा कि इस छोटे शेर को क्या कहा जाता है? एमेथिस्ट विंग लायन। एक पल में लियू लिंग को पहले के साथी एमेथिस्ट क्रिस्टल सोर्स का ख्याल आया। साथी एमेथिस्ट क्रिस्टल सोर्स एमेथिस्ट विंग लायन किंग द्वारा निर्मित है ना? और इसे एमेथिस्ट विंग लायन किंग ने अपने शावक के लिए तैयार किया था। शिक्षक के पास एमेथिस्ट क्रिस्टल सोर्स और एमेथिस्ट विंग लायन किंग शावक क्यों है? लियू लिंग सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या ये हो सकता है कि शिक्षक ने इसे एमेथिस्ट विंग लायन किंग से लिया हो? जिस क्षण यह विचार उसके मन में आया, लियू लिंग के हृदय में आश्चर्य और विस्मय का तूफान उमड़ पड़ा। नीलम पंख वाला शेर राजा एक छठे स्तर का जादुई जानवर है और यहाँ तक कि साधारण डुकिंग विशेषज्ञ भी उसे भड़काने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन अब शिक्षक ने वास्तव में साथी नीलम क्रिस्टल स्रोत और नीलम पंख वाले शेर राजा शावक को उससे छीन लिया था। ये बहुत ही अविश्वसनीय था। ऐसा लगता है कि मेरा पिछला अंतर्ज्ञान गलत नहीं था। शिक्षक की ताकत बहुत पहले ही डुकिंग विशेषज्ञ से आगे निकल चुकी थी। ये सोचते हुए लियू लिंग ने कुछ हद तक प्रशंसा भरी निगाहों से गूहे को देखा। डुकिंग विशेषज्ञ वे संप्रदाय गुरु के समान स्तर के हैं। उसे जो झटका लगा, उसके अलावा लियू लिंग ने तुरंत खुशी की लहर महसूस की। शिक्षक की ताकत जितनी मजबूत होगी, भविष्य में उसका समर्थन उतना ही मजबूत होगा। डुकिंग विशेषज्ञ के शिक्षक होने पर भविष्य में कौन उसे धमकाने की हिम्मत करेगा? इसके अलावा उसका शिक्षक छठी कक्षा का कीमियागर भी था। दोनों को मिलाकर शायद गामा साम्राज्य में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपने शिक्षक को अपमानित करने की हिम्मत करेगा। शिक्षक के वरिष्ठ शिष्य के रूप में क्या उसकी स्थिति भी ज्वार के साथ नहीं बढ़ेगी? लियू लिंग को वहां खड़े मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ देखकर गूहे अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। क्या तुम्हें यह नीलम पंख वाला शेर पसंद नहीं है? अगर नहीं तो मैं इसे तुम्हारी छोटी बहन को दे दूंगा। गूहे के शब्दों को सुनकर लियू लिंग अचानक अपने होश में आया और जल्दी से नीलम पंख वाले शेर राजा शावक को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। वह अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा, यह कैसे संभव है? शिक्षक, मुझे यह उपहार वास्तव में पसंद है।
गूहे ने लियू लिंग की बाहों में संघर्ष कर रहे नीलम पंख वाले शेर के बच्चे को देखा और कहा, ये छोटा सा साथी काफी लालची है। भविष्य में इसे और अधिक अमृत और जादुई कोर खिलाओ और यह स्वाभाविक रूप से आपके करीब आ जाएगा। लियू लिंग ने उत्सुकता से सिर हिलाया और उत्साह से कहा, मैं समझता हूँ गुरु। फिर लियू लिंग ने जल्दी से अपने भंडारण की अंगूठी से एक जैड की बोतल निकाली, एक गोली डाली और इसे नीलम पंख वाले शेर के बच्चे के मुंह के पास रख दिया। छोटा बच्चा धीरे धीरे शांत हो गया। लियू लिंग नीलम पंख वाले शेर के बच्चे के शरीर पर बैंगनी फर को सहलाने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखों में एक अवर्णनीय स्नेह दिखा। चूंकि यह नीलम पंख वाले शेर राजा का बच्चा था, इसका मतलब था कि उसके पालतू जानवर का छठी कक्षा का जादुई जानवर वंश था। छठी कक्षा की जादुई जानवर की रक्तरेखा इसे इस हद तक विकसित करने की अनुमति देगी कि यह मानव डुकिंग विशेषज्ञों को टक्कर दे सके। डिंग, मेजबान को पता चला है कि उसे वरिष्ठ शिष्य द्वारा छठी कक्षा की रक्तरेखा एमेथिस्ट विंगलान किंग शावक दिया गया है। मेजबान को 10 गुना रिटर्न ट्रिगर करने और 9वीं कक्षा की रक्तरेखा शून्य जानवर शावक प्राप्त करने के लिए बधाई। शून्य जानवर शावक को सिस्टम स्पेस में पहुंचा दिया गया है। कृपया इसे पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान दें, मेजबान। तभी गूहे के दिमाग में उत्सुकता से प्रतीक्षित सिस्टम अधिसूचना गूंज उठी। 9वीं कक्षा का वंश शून्य जानवर। सिस्टम अधिसूचना सुनकर गूहे की आंखें थोड़ी चमक उठीं और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्या अप्रत्याशित लाभ! इसके बाद उसने लियू लिंग की ओर देखा, जो नीलम पंख वाले शेर के बच्चे के साथ मूर्खतापूर्ण प्रसन्नता के भाव से खेल रहा था, और आग्रह किया, ठीक है, मैंने तुम्हें 3 पुरस्कार दिए हैं। अब वापस जाओ और लगन से अभ्यास करो। मैं करूंगा गुरु। ये सुनकर लियू लिंग, जो नीलम पंख वाले शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था, ने खुशी से छोटे बच्चे को गले लगाया और धीरे धीरे आंगन से बाहर चला गया। लियू लिंग के चले जाने के बाद गूहे की चेतना एक विचार के साथ सिस्टम स्पेस में प्रवेश कर गई। सिस्टम स्पेस के अंदर जाने के बाद उसने शून्य में लटके हुए चांदी के गोले को देखा। फिर गूहे ने अपनी चेतना की एक कड़ी को अलग किया और धीरे धीरे शून्य में लटके हुए चांदी के गोले के पास पहुंचा। डिंग, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या मेजबान शून्य जानवर शावक के साथ एक मास्टर सेवक अनुबंध बनाना चाहता है? जैसे ही गूहे की चेतना करीब आई, सिस्टम अधिसूचना उसके दिमाग में धीरे धीरे गूंजने लगी। बिना किसी हिचकिचाहट के गूहे ने सीधे कहा, मास्टर सेवक अनुबंध बनाओ। जैसे ही गूहे के शब्द गिरे, लाल रक्त की एक बूंद अचानक उसके शरीर से अलग हो गई और शून्य में लटके चांदी के गोले की ओर तैरने लगी। गूहे थोड़ा स्तब्ध था और जिस क्षण लाल रक्त उसके शरीर से निकला, उसे थोड़ी थकान महसूस हुई। यह उसका सार रक्त था। अगले ही पल सार रक्त की यह बूंद पहले ही चांदी के गोले पर गिर चुकी थी। दहाड़! इस क्षण चांदी का गोला चमकदार चांदी की रोशनी में फट गया। अस्पष्ट रूप से गूहे को एक जानवर की कोमल दहाड़ सुनाई दी। अध्याय 139 शून्य जानवर की क्षमताएं, युन युन के विचार। अध्याय 139 शून्य जानवर की क्षमताएं, युन युन के विचार। सुनहरे विशालकाय अंडे पर टपकने वाले रक्त से अचानक एक चमकदार लाल प्रकाश निकला और रक्त लाल निशान में संघनित हो गया। ये धीरे धीरे चांदी के गोले में घुस गया। एक पल के बाद गूहे की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसे लगा कि उसने चांदी के गोले के साथ एक अत्यंत सूक्ष्म संबंध स्थापित कर लिया है। वह चांदी के गोले के भीतर एक जीवित प्राणी की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। चांदी के गोले के भीतर मौजूद इकाई को उसकी उपस्थिति का एहसास हुआ और गूहे के दिमाग में एक कोमल आवाज गूंजी, मास्टर, मास्टर, मैं बाहर आना चाहता हूँ। क्या ये सफल हुआ? ये सब महसूस करते हुए गूहे की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। इसके बाद गूहे ने सीधे सिस्टम को एक आदेश दिया, जिसमें कहा गया, सिस्टम, शून्य जानवर शावक को बाहर निकालो। जैसे ही गूहे ने बोलना समाप्त किया, शून्य में चांदी का गोला थोड़ा कांप उठा और फिर गूहे के सामने आ गिरा, जिससे एक चांदी का छोटा प्राणी प्रकट हुआ। गूहे अपने सामने चांदी के प्राणी की सराहना करने से खुद को रोक नहीं सका। चांदी के प्राणी ने अपने पूरे शरीर पर चांदी की चमक बिखेरी, जो चांदी के तराजू से ढका हुआ था, जिससे वह कुछ हद तक राजसी लग रहा था। हालांकि उसके सिर पर छोटा चांदी का सींग प्यारापन का स्पर्श जोड़ रहा था। मास्टर, चांदी का प्राणी गूहे को देखते ही तुरंत उसकी बाहों में समा गया, जिससे उसके प्रति उसका गहरा लगाव दिखा। अपनी बाहों में चांदी के प्राणी को देखते हुए गूहे उसके चांदी के तराजू को छूने से खुद को रोक नहीं सका। वे शांत और आरामदायक महसूस कर रहे थे। बनावट काफी सख्त थी। बचाव बहुत बढ़िया होना चाहिए। उस पल गूहे के दिमाग में एक जानकारी आई। गूहे ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे इस जानकारी को स्वीकार किया, जो शून्य जानवर के बारे में थी। थोड़ी देर बाद गूहे ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। वह अपने मन में जानकारी पढ़ना पहले ही समाप्त कर चुका था। शून्य जानवर एक प्रकार का विदेशी जानवर था जो अराजक शून्य प्रवाह में पैदा हुआ था, स्वाभाविक रूप से विभिन्न शून्य क्षमताएं रखता था। शून्य पारगमन, शून्य काटना, शून्य कारावास।
शून्य जानवर के बारे में जानकारी ब्राउज करने के बाद गूहे की आंखें थोड़ी चमक उठीं। ये शून्य जानवर वास्तव में असाधारण था। इसकी एकमात्र कमी इसकी धीमी वृद्धि दर थी। शून्य जानवर के बढ़ने के लिए उसे शून्य की शक्ति को भस्म करने की आवश्यकता थी। शून्य की शक्ति विभिन्न शक्तियों में शीर्ष स्तरीय ऊर्जाओं में से एक थी। मानव विशेषज्ञ शून्य की शक्ति को तभी छू सकते थे जब वे पूर्वज क्षेत्र में पहुंचते। ये कल्पना करना आसान था कि गूहे के लिए शून्य जानवर को परिपक्वता तक विकसित करना कितना मुश्किल होगा। हालांकि गूहे जल्दी में नहीं था। 10,000 गुना रिटर्न सिस्टम के साथ एक बार जब ये बड़ा हो जाता है तो उसे किसी भी संसाधन की कमी नहीं होगी। अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करते हुए गूहे ने पाया कि शून्य जानवर की वर्तमान ताकत लगभग उन्नत 7वें रैंक पर थी, जो 6ठे या 7वें स्टार के मानव पूर्वज के बराबर थी। हालांकि इसके पास मौजूद विभिन्न शून्य क्षमताओं के साथ यह इसे पूर्वज क्षेत्र में अजेय बना सकता था। यहाँ तक कि वेनेरेट विशेषज्ञों के सामने भी शून्य जानवर उनके हमलों से बचते हुए शून्य में भाग सकता था और अजेय बना रह सकता था। छोटे आदमी, तुम्हारी वर्तमान ताकत तुम्हारे मालिक से भी अधिक मजबूत है न? अपनी बाहों में चांदी के प्राणी को देखते हुए गूहे के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। शून्य जानवर की उपस्थिति के साथ उसने अपनी आस्तीन में एक और इक्का हासिल कर लिया था। दहाड़ो मालिक, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। गूहे के शब्दों को सुनकर शून्य जानवर की आवाज़ कोमल लग रही थी। गूहे मुस्कुराया और कहा, अच्छा, अब से मैं तुम पर भरोसा करूंगा। इसके बाद गूहे ने चांदी के तराजू वाले प्राणी को देखा और उसे ज़ियाओयिन नाम देने से पहले एक पल के लिए सोचा। ज़ियाओयिन, क्या हमें बाहर जाना चाहिए? शून्य जानवर को कुछ सावधानियां समझाने के बाद गूहे के विचार जाग उठे और वह सिस्टम स्पेस से बाहर निकल गया। अगले ही पल आंगन में एक चांदी का छोटा प्राणी अचानक गूहे की बाहों में दिखाई दिया। ठीक है, खेलने जाओ, लेकिन किसी को नुकसान न पहुंचाओ और अपने स्वामी से बहुत दूर मत जाओ, गूहे ने शून्य जानवर को सलाह दी। समझ गए स्वामी, मैं समझ गया, शून्य जानवर ने जवाब दिया और फिर गूहे के आलिंगन से चंचलतापूर्वक बाहर निकल गया। फिर गूहे की आंखों के ठीक सामने वह सीधे गायब हो गया। ये देखकर गूहे ने तुरंत अपनी आत्मा शक्ति धारणा को छोड़ दिया, लेकिन कुछ भी महसूस नहीं कर सका। ज़ियाओयिन की क्षमताएं वास्तव में असाधारण हैं। गूहे ने अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे अपनी विस्तारित आत्मा शक्ति को वापस ले लिया। कुछ हद तक आश्चर्यचकित महसूस कर रहा था। युनलैंड संप्रदाय में एक मंडप के ऊपर वरिष्ठ एल्डर गूहे वास्तव में वापस आ गए हैं। युन ने नलिन्यानरान को देखा, जो अभी अभी उत्साह से दौड़कर आई थी, और उसके शब्द सुनकर उसके चेहरे पर एक असामान्य भाव प्रकट हुआ। युन के सामने सफ़ेद लबादा पहने नलिन्यानरान ने सिर हिलाया और कहा, गुरु, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। नलिन्यानरान की पुष्टि के साथ युन को तुरंत गूहे का सुंदर रूप याद आ गया। अनजाने में उसकी यादें मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज की गुफा में लौट आईं। उस गुफा में जो कुछ भी हुआ था वह युन के विचारों को सता रहा था। अपने हाल के एकांत के दौरान युन ने सोचा था कि वह पहले ही इसे जाने दे चुकी है, लेकिन अब जब उसने गूहे की वापसी के बारे में सुना था तो युन को अचानक एहसास हुआ कि उसने अपनी भावनाओं को बिल्कुल भी जाने नहीं दिया है। जब गूहे दूर था तो वह उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब जब गूहे वापस आ गया था तो युन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसका सामना कैसे किया जाए। एक पल के लिए युन की भावनाएं जटिल हो गईं। इस समय नलिन्यानरान ने सोचा कि उसने पहले क्या देखा था और अपनी सुंदर भौहों को थोड़ा सिकोड़ लिया। हालांकि सीनियर एल्डर गूहे एक छोटी लड़की के साथ वापस आए हैं। नलिन्यानरान की बातें सुनकर युन धीरे धीरे अपने होश में आए, अपनी मिश्रित भावनाओं को बलपूर्वक दबाते हुए, और फिर आश्चर्य से पूछा, एक छोटी लड़की? नलिन्यानरान ने सिर हिलाया। वह छोटी लड़की सीनियर सिस्टर ही जियान से भी छोटी है। गुरु, क्या आपको लगता है कि सीनियर एल्डर गूहे ने? नलिन्यानरान को वह दृश्य याद आया जब गूहे उस समय ज़ियाओयान के साथ वापस आए थे और अचानक उन्होंने अनुमान लगाया, एक नए शिष्य को लिया। ये सोचकर नलिन्यानरान थोड़ी चिंता महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर सीनियर एल्डर गूहे ने वास्तव में उस छोटी लड़की को अपना शिष्य बना लिया होता तो उनके पास पहले से ही 3 शिष्य होते। शिष्यों को जल्द से जल्द लेना बेहतर था, न कि बाद में। अगर वे और देर करते तो कौन जानता था कि सीनियर एल्डर गूहे कितने और शिष्यों को ले जाते। नलिन्यानरान ने सीनियर एल्डर गूहे की शिष्या बनने के बाद सीनियर और जूनियर शिष्यों का एक समूह बनाने के बारे में सोचा और उसे यह स्वीकार करना मुश्किल लगा। नलिन्यानरान की चिंताजनक अभिव्यक्ति को देखकर युन समझ गई कि वह क्या सोच रही थी। एक पल की चुप्पी के बाद युन ने आखिरकार एक निर्णय लिया और नलिन्यानरान को सिर हिलाया। ठीक है, शिक्षक आपको कल सीनियर एल्डर गूहे से मिलने ले जाएंगे। अध्याय 140 स्वर्गीय सर्प तकनीक। शिक्षक गूहे मंडप में चाय पी रहे थे जब जियाओ जियान किंग लिन को लेकर आए।
गूहे ने चाय का प्याला नीचे रखा, दोनों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने कमरे चुन लिए हैं? हाँ, जूनियर सिस्टर का कमरा मेरे ठीक बगल में है। जियो यीजियान ने सिर हिलाया, उसका चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। गूहे के लौटने के बाद से उसकी मुस्कान कभी गायब नहीं हुई थी। बहुत बढ़िया, गूहे ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने डरपोक छोटी लड़की को देखा और धीरे से कहा, किंगलिन, अब से ये तुम्हारा घर होगा। मैं और सीनियर सिस्टर यीजियान तुम्हारा परिवार हैं। यहाँ कोई सख्त नियम नहीं है, इसलिए विवश महसूस मत करो। ये सुनकर किंगलिन ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। उसने जियाओ यीजियान का हाथ थामा और ऐसा लगा जैसे वह उसके और करीब आ गई है। पहले कमरे के चयन की प्रक्रिया के दौरान जियाओ यीजियान ने हर संभव तरीके से उसका ख्याल रखा था और किंगलिन ने धीरे धीरे उसे अपनी दूसरी वरिष्ठ बहन के रूप में स्वीकार कर लिया था। वह भी युनलैंड संप्रदाय में इस घर से जुड़ाव महसूस करने लगी थी। जियाओ यीजियान ने किंगलिन का हाथ पकड़ा और मंडप में चली गई। उसने कुशलता से गूहे के लिए चाय डाली और धीरे से कहा, गुरु, इस बार जब आप वापस आएंगे तो आप फिर से नहीं जाएंगे, है ना? गूहे ने थोड़ा सिर हिलाया, अभी तो मैं बाहर जाने की योजना नहीं बना रहा हूँ। मेरे पास पहले से ही 3 शिष्य हैं, इसलिए मेरे पास जाने की कोई तत्काल योजना नहीं है। बेशक वह रानी मेडुसा के साथ अपने समझौते को नहीं भूला था। 3 महीने बाद वह सर्प लोगों के क्षेत्र में जाने और उसे स्वर्गीय ज्वाला उधार देने के लिए समय निकालेगा। रानी मेडुसा के बारे में सोचते हुए गूहे ने किंगलिन को देखा, एक पल के लिए झिझका और अपने भंडारण की अंगूठी से एक स्क्रॉल निकाला। स्क्रॉल कोई और नहीं बल्कि रानी मेडुसा की डूकी हुई खेती तकनीक सर्प आत्मा कला थी। किंगलिन, यहाँ आओ। सर्प आत्मा कला स्क्रॉल को हाथ में लेकर गूहे ने किंगलिन को हाथ हिलाया। किंगलिन एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर आज्ञाकारी ढंग से चली गई। उसकी पन्ना जैसी आंखों में भ्रम की एक झलक झलक रही थी। गुरु ने तुम्हें 3 उपहार देने का वादा किया था। डूकी हुई साधना तकनीक स्क्रॉल तीसरा उपहार है। गूहे ने डूकी हुई साधना तकनीक स्क्रॉल किंगलिन को सौंप दिया। किंगलिन ने अपना छोटा हाथ बढ़ाया और गूहे से स्क्रॉल स्वीकार किया। मूल रूप से गूहे ने उसे यह स्क्रॉल तब देने का इरादा किया था जब वह पृथ्वी रैंडू फाइटर स्तर पर पहुंच गई थी। हालांकि उसने 3 वादा किए गए उपहारों में से 10,000 गुना वापसी तंत्र को सक्रिय करने के तीसरे अवसर के बारे में सोचा। चूंकि उसे नहीं पता था कि उसे और क्या देना है, इसलिए उसने उसे अभी डूकी हुई साधना तकनीक देने का फैसला किया। अगर वह इसे बाद में देता तो वह तंत्र को सक्रिय करने का अवसर खो देता। जब किंगलिन ने स्क्रॉल को अपनी छाती से कसकर पकड़ रखा था, इसे एक अनमोल खजाने की तरह मानते हुए गूहे ने उसे याद दिलाया, किंगलिन, तुम अभी तक पृथ्वी रैंक डू फाइटर स्तर तक नहीं पहुंची हो, इसलिए तुम इस तकनीक का अभ्यास नहीं कर सकती। तुम्हें साधना शुरू करने के लिए पृथ्वी रैंक डू फाइटर स्तर तक पहुंचने तक इंतजार करना होगा। गुरु, मैं समझ गया। किंगलिन ने सिर हिलाया। उसने कभी अपने गुरु के फैसलों का विरोध नहीं किया था। गूहे ने कहा, तुम्हें लगन से अभ्यास करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके पृथ्वी रैंक डू फाइटर स्तर तक पहुंचने का लक्ष्य रखना चाहिए ताकि तुम इस तकनीक की साधना शुरू कर सको। शिष्य समझ गया। किंगलिन ने सिर हिलाया, मन ही मन खुद से वादा किया कि वह कड़ी मेहनत करेगी और अपने गुरु को निराश नहीं करेगी। डिंग, मेजबान ने तीसरे शिष्य को डूकी हुई साधना तकनीक, एक पृथ्वी रैंक बुनियादी तकनीक दी है। बधाई हो, मेजबान ने 10,000 गुना रिटर्न ट्रिगर किया है और स्वर्गीय सर्प तकनीक, एक स्वर्ग रैंक बुनियादी तकनीक प्राप्त की है। स्वर्गीय सर्प तकनीक को सिस्टम स्पेस में रखा गया है, कृपया इसे जांचें। स्वर्ग रैंक निम्न स्तर की तकनीक, स्वर्गीय सर्प तकनीक। गूहे का दिल थोड़ा कांप उठा। हालांकि वह तुरंत सिस्टम स्पेस में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि स्वर्गीय सर्प तकनीक एक ऐसी तकनीक थी जिसका अभ्यास केवल सर्प वंश वाले सर्प लोग ही कर सकते थे। उसे इससे बहुत उम्मीदें नहीं थीं। इस समय जियाओ यीजियान को कुछ याद आया और उसने गूहे की ओर देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा की झलक थी और उसने कहा, गुरुजी, कुछ समय पहले सीनियर सिस्टर नालन यानरान आपसे मिलने आई थीं। नालान यानरान ने कहा कि वह आपकी शिष्या बनना चाहती है। जियो यीजियान ने गूहे को हैरान भाव से देखा। जब उसने पहली बार सुना कि नालान यानरान गूहे की शिष्या बनना चाहती है तो वह काफ़ी हैरान रह गई। उसके विचार में नालान यानरान संप्रदाय के गुरु की निजी शिष्या थी और उसका भविष्य असीम था। उसे यूनलैंड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु का पद मिलने की बहुत संभावना थी। तो ऐसे दर्जे का कोई व्यक्ति उसके गुरु की शिष्या क्यों बनना चाहेगा? क्या संप्रदाय गुरु सहमत होंगे? जियो यीजियान लंबे समय तक हैरान थी और इसीलिए वह अपने गुरु के विचार सुनना चाहती थी। नालान यानरान। जियो यीजियान के शब्दों को सुनकर गूहे को तुरंत वह शर्त याद आ गई जो उसने मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में खुद से की थी। उसने नालान यानरान को 3 साल के भीतर डूकिंग स्तर तक प्रशिक्षित करने का वादा किया था। ऐसा लग रहा था कि यून ने पहले ही नालान यानरान को सूचित कर दिया था। नालान यानरान के शब्दों से देखते हुए उसके रवैये से साफ पता चलता है कि वह उसकी शिष्या बनने के लिए तैयार थी। ऐसा लग रहा था कि जल्द ही उसे एक और शिष्य मिल जाएगा।